द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन को बताती है कि उसे प्रोफाउंड माना डिटेक्ट हुआ है, लेकिन उस माना की तरफ कुछ और लोग भी बढ़ रहे हैं। अब टियानमिन प्रिंसेस फीलिंग से कहता है, प्रिंसेस फीलिंग क्या हम उस प्रोफाउंड माना के पास उन लोगों से पहले पहुंच सकते हैं? प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन को कहती है, अगर हम स्पीड से चलते रहे तो हाँ, हमें ही वो प्रोफाउंड माना सबसे पहले मिलेगा। उस प्रोफाउंड माना को काफी सारे लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो है। हमें अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए ताकि हमें वो प्रोफाउंड माना उन लोगों से पहले मिल जाए। अब वो लोग जो होते हैं वो माउंटेन्स की तरफ जाते हैं। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन को कहती है कि जो प्रोफाउंड माना है वो बिल्कुल उनके सामने ही है। अब उन लोगों के सामने काफी ज्यादा धुंध आ जाती है एंड वो धुंध जो होती है वो 5 अलग अलग कलर्स में होती है। ये देखकर टियानमिन कहता है, ये धुंध जो है इसके 5 अलग अलग कलर्स हैं। सिर्फ जो हाई टियर प्रोफाउंड माना होता है उनके पास ही ऐसी विशेषता होती है। अब क्विंग्यू टियानमिन से कहती है कि ये प्रोफाउंड माना जो है इसकी कोई आम विशेषता नहीं है। ये प्रोफाउंड माना काफी ज्यादा रेयर है। ये माना जो है वो 5 एनर्जीज का चढ़ाव है। ये सुनकर टियानमिन कहता है, 5 एनर्जीज का चढ़ाव, इसका क्या मतलब हुआ? अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन को बताती हैं 5 एनर्जीज होती हैं जिनमें फ्लेम, थंडर, विंड, अर्थ एंड आइस वाटर आते हैं। जब ये 5 एनर्जीज एक साथ प्रेजेंट हो तो शायद ये 5 प्रोफाउंड माना जो है वो भी सेम टाइम पर अपीयर हो। क्विंग्यू टियानमिन से कहती है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इस एरिया में नहीं आते क्योंकि इस एरिया के आगे ग्रैंड पीस डोमेन का बॉर्डर आता है। ये सुनकर टियानमिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो कहता है, 5 प्रोफाउंड माना, वाह ये तो काफी अच्छी बात है। इसका मतलब ये एक हाई टियर प्रोफाउंड माना हुआ। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन को कहती है, वो लोग बस यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, हमें जल्दी करनी होगी। तुम जल्दी से जाओ, उन 5 प्रोफाउंड माना को ढूंढो और उन्हें अपनी रिंग के अंदर डाल दो। अब टियानमिन जो होता है वो उन 5 प्रोफाउंड माना को ढूंढने के लिए उस धुंध में चला जाता है एंड लकीली उसे वहाँ पर 5 प्रोफाउंड माना भी मिल जाते हैं। उन प्रोफाउंड माना को देखकर टियानमिन कहता है, वाह जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर 5 प्रोफाउंड माना है। ये प्रोफाउंड माना साइड बाय साइड मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं किस्मत वाला हूँ, मैं तुम सभी को ले लूंगा। अब टियानमिन जो होता है वो सभी माना को अपने रिंग के अंदर प्लेस करने लगता है। तभी फीनिक्स भी वहाँ पर आता है। वो ललचा रहा होता है, उसे भी वो प्रोफाउंड माना खाना होता है। वो टियानमिन से कहता है कि मुझे भी दो, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। टियानमिन फीनिक्स से कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर मैंने अभी तुम्हें ये प्रोफाउंड माना दे दिया तो तुम इन्हें कल्टीवेट करने लग जाओगे, और अगर वो दूसरे लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो मुझे उनसे अकेले ही फाइट करनी होगी। अब टियानमिन जो होता है वो उस धुंध से बाहर आता है। क्विंग्यू टियानमिन को बताती है कि वो लोग जो हैं वो वहाँ पर आ चुके हैं। अब तभी वो सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो सभी लोग और कोई नहीं, ग्रैंड सेक्ट एल्डर्स के ग्रैंड डॉटर्स होते हैं। वो लोग टियानमिन क्विंग्यू को देखकर कहते हैं, हमारे से पहले यहाँ पर कोई और आ गया। जैसे ही टियानमिन उन लड़कियों को देखता है तो वो कहता है, यहाँ पर तो सारी लड़कियां आई हुई हैं। अब क्विंग्यू टियानमिन से कहती है, ये वूयू फैक्शन के लोग हैं, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बताया था, मैं भी उनका एक पार्ट हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब तभी वहाँ पर युवान शेंगचेंग आता है एंड टियानमिन से कहता है, मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे तुम्हें ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, लेकिन तुम तो मुझे यहीं पर मिल गए। वैसे मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझसे मिल गए। अब जैसे ही टियानमिन एंड फीनिक्स शेंगचेंग को देखते हैं तो वो लोग मुंह बनाने लगते हैं। अब फीनिक्स शेंगचेंग को उन सारी लड़कियों के साथ देखकर कहता है, शेंगचेंग तो लड़कियों की तरह लगता है। अब तभी टियानमिन कहता है, अगर उसने अलग कपड़े नहीं पहने होते तो पता ही नहीं चलता कि वो भी उन लड़कियों के बीच में है। अगर वैसा होता तो मैं तो कह ही नहीं पाता कि वहाँ पर एक लड़का भी है। अब अपनी बेइज्जती को सुनकर शेंगचेंग गुस्से में आ जाता है एंड वो टियानमिन से कहता है, तुमने क्या कहा? अब तभी शेंगचेंग के पास में खड़ी हुई लड़की शेंगचेंग से कहती है, शेंगचेंग उनसे अभी बहस करना बंद करो, उन्होंने हमारा प्रोफाउंड माना ले लिया है, हमने उसे पहले ढूंढा था। अब शेंगचेंग कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो हमारा है, हमारी साइड काफी ज्यादा लोग हैं, इसीलिए हम उन्हें इतनी ज्यादा आसानी से नहीं भागने देंगे। मेरी बहनों देखो कैसे मैं ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के जूनियर सेक्ट मास्टर को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। ये सुनकर टियानमिन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लड़ना चाहते हो तो आओ, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? अब जितनी भी लड़कियां शेंगचेंग के साइड होते हैं वो सभी लड़कियां टियानमिन के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। वो सभी लड़कियां टियानमिन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। शेंगचेंग टियानमिन से कहता है, क्या तुम प्रोफाउंड माना देने के बाद मार खाओगे या फिर मार खाने के बाद प्रोफाउंड माना दोगे? चलो एक काम करो, मैं जल्दी में हूँ इसलिए तुम डायरेक्टली मुझ पर हमला करो। अब टियानमिन क्विंग्यू को कहता है, क्विंग्यू तुम कहीं जाकर मेरा वेट करो, तुम बस इस शो को देखना, मैं उससे निपटता हूँ।
ये सुनकर क्विंग्यू कहती है ठीक है बड़े भैया। अब क्विंग्यू जो होते है वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है एंड टियानमिंग को चेयर करने लगती है। ये देखकर शैंगचेंग हंसता है एंड कहता है तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम अभी अभी यूनिटी रियलम में पहुंचे हो और तुम इतने ज्यादा घमंडी हो रहे हो। क्या तुम सच में खुद को एक ग्रेट जीनियस मानते हो? अब शैंगचेंग जो होता है वो अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट 4 आर्म्ड टाटोई को बाहर बुलाता है। उसका लाइफ बॉन्ड बीस्ट काफी ज्यादा अजीब होता है दिखने में। जैसे ही टियानमिंग उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट को देखता है तो वो कहता है आखिर ये क्या है। फीनिक्स शैंगचेंग के लाइफ बॉन्ड बीस्ट को काफी ज्यादा बदसूरत बताता है। अब तभी पीछे से क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है बिग ब्रदर जो युवान क्लैन है उसे टाटोई के क्लैन के नाम से भी जाना जाता है। युवान क्लैन में काफी ज्यादा अजीब तरीके के टाटोई लाइफ बॉन्ड बीस्ट होते हैं। उनके शेप काफी ज्यादा अजीब होते हैं। वो डार्क टाइप लाइफ बॉन्ड बीस्ट होते हैं। ये लाइफ बॉन्ड बीस्ट जो होते हैं वो थोड़े रेयर होते हैं। अब शैंगचेंग टियानमिंग से कहता है अब तुम्हें पता चलेगा कि डर का स्वाद कैसा होता है, लेकिन अब इसके लिए भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है। टियानमिंग शैंगचेंग से कहता है आखिर तुम्हें कौन सी आंख से लगता है कि मैं डरा हुआ हूँ। अब टियानमिंग जो होता है वो जेनेसिस को डराते हुए बाहर बुलाता है। तभी जेनेसिस टियानमिंग से कहता है बार बार तुम्हें मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या सजा मिलेगी अगर मैं नहीं उठा तो। अब टियानमिंग जेनेसिस एंड फीनिक्स से कहता है तुम दोनों जो हो वो मिलकर उस बदसूरत लाइफ बॉन्ड बीस्ट को सबक सिखाओगे। ये सुनकर फीनिक्स कहता है ठीक है। तभी जेनेसिस कहता है मैं इसे माफ नहीं करूंगा, इसने मुझे डिस्टर्ब किया है, मैं सो रहा था। अब शैंगचेंग ली टियानमिंग से कहता है टियानमिंग तुम उन छोटे जानवरों को ही अपना लाइफ बॉन्ड बीस्ट बनाने के लायक हो। टियानमिंग शैंगचेंग से कहता है अब बातें करना बेकार है, आओ और मुझ पर हमला करो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। इस बार हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, इसलिए इस बार तुम्हें अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करना चाहिए। अब शैंगचेंग जो होता है वो अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट के साथ टियानमिंग पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ टियानमिंग एंड उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट जो होते हैं वो भी उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब टियानमिंग जो होता है वो शैंगचेंग से लड़ रहा होता है एंड दूसरी तरफ जेनेसिस एंड फीनिक्स जो होते हैं वो शैंगचेंग के लाइफ बॉन्ड बीस्ट से लड़ रहे होते हैं। जेनेसिस अपनी शेप को बड़ा कर लेता है। अब जो वुयू फंक्शन के डिसिपल्स होते हैं यानी कि वो जितनी भी लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि शैंगचेंग सच में जूनियर सेक्ट मास्टर को मार देगा, क्या ये करना ठीक रहेगा? चाहे कुछ भी हो जाए वो ली सेन क्लैन का जूनियर सेक्ट मास्टर है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा हो। अब तभी एक लड़की उन दूसरी लड़कियों को कहती है आखिर तुम किस चीज से डरे हुए हो, ये अबाइसल बैटलफील्ड है, इसलिए अगर कोई मरता भी है तो किसी को भी इस चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब टियानमिंग जो होता है वो शैंगचेंग को बराबर की टक्कर दे रहा होता है, जिस चीज से शैंगचेंग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है एंड वो खुद से कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन तब भी मैं उसे नहीं दबा पा रहा हूँ। अब शैंगचेंग जो होता है वो अपने डिमोनिक रैबिट स्लैश का इस्तेमाल करता है एंड खुद से कहता है ऐसा लगता है कि मुझे अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करना होगा। अब शैंगचेंग जो होता है वो अपने अल्टीमेट मूव को टियानमिंग पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन टियानमिंग उसे इजीली डॉज कर लेता है एंड अपने डिमाइस ऑफ मैन स्पेक्ट्रल डांस मूव को इस्तेमाल करता है एंड शैंगचेंग से कहता है शैंगचेंग मेरे टॉर्नेडो की तरह अटैक्स को लेने के लिए तैयार हो जाओ। अब टियानमिंग जो होता है वो पहले अपनी बी विल्डरिंग आई को इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो डिवाइस ऑफ मैन सोल एक्सटेंशन को इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर जितनी भी लड़कियां वहां पर होती हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। अब टियानमिंग लगातार अपने डिमाइस ऑफ अर्थ हेल शेकर, डिमाइस ऑफ अर्थ अर्थक्वेकर एंड डिमाइस ऑफ हेवन डिवाइन फ्यूरी को शैंगचेंग पर इस्तेमाल करता है। क्विंग्यू टियानमिंग की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो खुद से कहती है टियानमिंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं उसे अपने 5 बेन रिंग्स के साथ भी नहीं हरा पाऊंगी। मेरे पास पेंटामून स्काई बेन है लेकिन उसके बाद भी मैं बिग ब्रदर के मुकाबले की नहीं हूँ। अब तभी दूसरी ओर फीनिक्स जो होता है वो जेनेसिस को गाइड कर रहा होता है कि उस बीस्ट के साथ उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। अब थोड़ी देर बाद फीनिक्स जेनेसिस को कहता है मैं उस पर अब अपनी न्यू टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब फीनिक्स जो होता है वो शैंगचेंग के बीस्ट के ऊपर अपने स्काई स्कॉच फेदर ब्लास्ट को इस्तेमाल करता है, जिससे शैंगचेंग के बीस्ट को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। दूसरी तरफ शैंगचेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। शैंगचेंग टियानमिंग से कहता है मुझे जाने दो। अब ये सुनकर टियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम इस हार को एक्सेप्ट करते हो शैंगचेंग? इसको समन करो और एक अच्छी फाइट को लड़ो। अब तभी दूसरी एक वुमेन डिसिपल कहती है हमें वो प्रोफाउंड माना चाहिए। अब तभी फीनिक्स जो होता है जेनेसिस पर बैठकर वहां पर आता है एंड उन्हें कहता है अगर तुम अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट को समन ही करने वाले हो तो उन्हें पहले हमसे निपटना होगा, चलो म्याओ म्याओ। अब तभी जेनेसिस कहता है अरे नहीं, ये तो नेवर एंडिंग फाइट है, मैं कब सो पाऊंगा।
अब वो वुमेन डिसिपल्स अपने लाइफ बॉर्न बीस्ट को समन कर लेते हैं। तभी म्याओ म्याओ जो होता है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। दूसरी ओर फिनिक्स जो होता है वो अपने स्कॉच फेदर ब्लास्ट को उन लाइफ बॉर्न बीस्ट पर इस्तेमाल करता है, जिनसे उन सभी लाइफ बॉर्न बीस्ट को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। अब कुछ समय बाद टियानमिंग एंड क्विंग्यू जो होते हैं वो उन सारे वुमेन डिसिपल्स को हरा देते हैं। दूसरी ओर से जेनेसिस एंड फिनिक्स भी उन सभी लाइफ बॉर्न बीस्ट को हरा देते हैं। अब टियानमिंग उन सभी लड़कियों से कहता है, अब क्योंकि मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ इसीलिए तुम सभी को एक एक थप्पड़ पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें वो सबक सिखा दिया है जो कि तुम्हारे बड़ों को तुम्हें सिखाना चाहिए था। अब तुम लोग अपने आप को दूसरों के सामने बेइज्जत नहीं करोगे। अब तभी वहाँ पर क्विंग्यू आती है एंड टियानमिंग से कहती है, बिग ब्रदर एक जेंटलमैन जो होता है वो कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। आपको नहीं लगता कि आप काफी ज्यादा बुरा करने जा रही हैं? ये सुनकर टियानमिंग क्विंग्यू से कहता है, क्विंग्यू आखिर तुम्हें उनके लिए इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें उन पर दया आ रही है? अब तभी क्विंग्यू मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इस जैसी मजेदार चीज को तो मैं खुद करना चाहूंगी। ये सुनकर टियानमिंग शॉक हो जाता है। तभी प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को बताती है, तुम्हारी बुरी आदतें उसे भी लग गई हैं। अब क्विंग्यू जो होते हैं वो उन सभी वुमेन डिसिपल्स को थप्पड़ मारने लगती है। ये देखकर शेंगचेंग को गुस्सा आता है एंड वो टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके तुमसे लड़ूंगा। अब जैसे ही टियानमिंग ये सुनता है तभी वो एक ही पंच में शेंगचेंग को दूर गिरा देता है। अब टियानमिंग क्विंग्यू से कहता है, चलो क्विंग्यू अब हमारा वापस लौटने का समय हो चुका है। अब क्विंग्यू एंड टियानमिंग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। टियानमिंग क्विंग्यू से कहता है, क्विंग्यू और मुझे ये भी बताओ कि हम अपनी ट्रॉफीज को कहाँ पर बेचें। अब अगला दिन हो जाता है एंड क्विंग्यू एंड टियानमिंग जो होता है वो ओरिएंटल हॉल के पास पहुँचते हैं। क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है, बिग ब्रदर ओरिएंटल हॉल जो है वो पूरे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में सबसे ज्यादा जरूरी जगह है एक्सचेंज की। अब टियानमिंग क्विंग्यू से कहते हैं, क्विंग्यू अगर मैं अपने 3 हाई टियर प्रोफाउंड माना को ओरिएंटल हॉल में बेचता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितने पैसे कमा लूंगा? ये सुनकर क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है, आप काफी ज्यादा पैसे कमा लेंगे। जो हाई टियर प्रोफाउंड माना की वैल्यू होती है वो मिड टियर प्रोफाउंड माना से 10 गुना ज्यादा होती है। अब क्योंकि वो इतने ज्यादा महंगे होते हैं तो उनकी डिमांड भी कम होती है। बिग ब्रदर मुझे नहीं लगता कि आपको 3 बेचने की जरूरत है। अगर आप एक हाई टियर प्रोफाउंड माना को भी बेच देते हो तो आप काफी लंबे समय तक अमीर रहोगे, आपको पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चलो पहले मार्केट में घूमते हैं और देखते हैं कि प्राइसेस कैसी चल रही हैं। ये सुनकर टियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, चलो पहले शॉपिंग करते हैं। अब वो लोग ग्रैंड ओरिएंटल हॉल के अंदर जाते हैं। क्विंग्यू एंड टियानमिंग को साथ में देखकर लोग पूछते हैं कि आखिर क्विंग्यू जैसी खूबसूरत लड़की के बगल में आखिर एक कौन खड़ा है? तभी दूसरे लोग जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता, वो उसका भाई है, आजकल वो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। अब तभी घूमते घूमते टियानमिंग की नजर एक नेकलेस पे पड़ती है। टियानमिंग उस नेकलेस को देखकर कहता है, ओह ये क्या है? ये तो एक नेकलेस है। इस नेकलेस का नाम स्काई स्पिरिट अफेक्शन है। ये तो टियानमिंग एंड प्रिंसेस फीलिंग के बीच के प्यार को सिंबलाइज करता है। वाह क्या कोइंसिडेंस है। अब यहाँ पर टियानमिंग ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि जो ली टियानमिंग नाम है उसका मतलब स्काई होता है और दूसरी ओर जियांग फीलिंग यानी कि प्रिंसेस फीलिंग जो है उनके नाम में कैरेक्टर आता है और वो कैरेक्टर जो होता है उसकी और स्पिरिट की प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो सेम होती है। इसीलिए टियानमिंग यहाँ पर ऐसा कहता है क्योंकि उस नेकलेस का नाम स्काई स्पिरिट अफेक्शन होता है। अब क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है, बिग ब्रदर ये नेकलेस जो है वो सिर्फ दिखने के लिए अच्छा है, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वैसे भी इसकी प्राइस जो है वो काफी ज्यादा है। मैंने सुना है कि ये यहाँ पर सदियों से है और कोई भी इसे नहीं लेना चाहता। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ये नेकलेस जो है वो काफी ज्यादा सुंदर है लेकिन ये इतना भी ज्यादा महंगा नहीं हो सकता, वैसे इसकी प्राइस क्या है? अब क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है, बिग ब्रदर जो मोती इसके अंदर डाला हुआ है वो मोती एक स्पिरिट ओर से लिया गया है और उस पर वॉयलेट हेवनली पैटर्न्स भी हैं। ये नेकलेस जैंग फूशेंग ने बनाया है, वो पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा फेमस स्कल्प्टर है। ये नेकलेस देखने में काफी ज्यादा सुंदर है। जो वॉयलेट हेवनली स्टोन है उसके अंदर वॉयलेट हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी है। जिसके पास ये नेकलेस होगा अगर उस पर कभी हमला होगा तो ये जो नेकलेस है वो ऑटोमेटिकली एक वॉयलेट हेवनली शील्ड को फॉर्म करेगा और वो शील्ड 5th लेवल हेवनली विल एंड ब्लो अटैक्स को ब्लॉक करेगा। जो वॉयलेट हेवनली शील्ड है उसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद ये टूट जाएगा।
इस नेकलेस की कीमत 520 वॉयलेट हेवनली स्पिरिट जेम्स हैं। ये सुनकर टियानमिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो कहता है वाह, इसकी प्राइस तो सच में काफी ज्यादा है और ये एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी वैल्यू जो है वो इसके क्रिएटर की कारीगरी और इस नेकलेस की सुंदरता पर है। मास्टर जैंग फूशेंग ने इस नेकलेस को काफी ज्यादा सुंदर बनाया है। जिन चीजों से ये बनाया गया है उनकी प्राइस जो है वो इसके वैल्यू के 10% भी नहीं है। क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है मुझे लगता है कि जो अमीर लोग होंगे उन्हें इसकी फंक्शन की परवाह नहीं है, वो सिर्फ इसकी खूबसूरती की ही परवाह करते हैं। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग से कहता है प्रिंसेस फीलिंग, मुझे लगता है कि आपको ये नेकलेस पसंद आया। अब ये सुनकर फीलिंग कहती है हाँ, मुझे ये पसंद तो आया लेकिन ये काफी महंगा है। ये सुनकर टियानमिंग कहता है आपको पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने कहा आपको ये पसंद है इसीलिए मैं इसे खरीदूंगा। अब तभी टियानमिंग जो होता है वो उस शॉप के शॉपकीपर को बुला लाता है एंड उस नेकलेस को पैक करने के लिए कहता है। ये देखकर क्विंग्यू टियानमिंग की तारीफ करती है एंड कहती है बिग ब्रदर, मुझे आप पर नाज है, आप प्रिंसेस फीलिंग की हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं एंड उन्हें आप अच्छी तरीके से ट्रीट भी करते हैं। प्रिंसेस फीलिंग ये सुनकर शर्माने लगती हैं एंड कहती हैं टियानमिंग, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, हालांकि मुझे ये पसंद है लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे ये खरीद के देने की जरूरत है। अब टियानमिंग कहता है मैं तो इसे एक इन्वेस्टमेंट कहूंगा, अगर तुम इसमें खुश हो तो ये खरीदना फायदेमंद रहेगा और वैसे भी तुम्हारी खुशी पैसों से ज्यादा बढ़कर है और इसीलिए ये नेकलेस तुम्हें देना भी बनता है। अब टियानमिंग को रियलाइज होता है कि उसने ज्यादा जोर से इस चीज को कह दिया है। अब तभी वहाँ पर एक शॉपकीपर आता है एंड टियानमिंग से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने इसकी प्राइस को ठीक से देखा है? ये नेकलेस एक ऐसी चीज है जिसे कि तुम नहीं खरीद सकते हो। अब टियानमिंग जो होता है वो अपने सारे प्रोफाउंड माना को बाहर निकालता है एंड कहता है ओह, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं इनके बदले में वो नेकलेस आपसे ले सकता हूँ? प्रोफाउंड माना को देखकर वो शॉपकीपर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो टियानमिंग से तमीज से बात करते हुए कहता है आप इनसे भी पे कर सकते हैं, इनकी कीमत काफी ज्यादा है। अब जैसे ही सभी लोग देखते हैं कि टियानमिंग जो है वो प्रोफाउंड माना को उस नेकलेस के लिए एक्सचेंज कर रहा है तो वो लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर टियानमिंग के साथ क्या गलत है, वो एक यूजलेस नेकलेस के बदले में ये प्रोफाउंड माना को क्यों एक्सचेंज कर रहा है। अब कुछ और लोग बातें करने लगते हैं कि टियानमिंग जो है वो सच में एक अच्छा जूनियर सेक्ट मास्टर है। अब टियानमिंग जो होता है वो उस नेकलेस को प्रिंसेस फीलिंग को पहनाते हुए कहता है अब से हम इस नेकलेस को जियांग फीलिंग लव के नाम से पुकारेंगे। ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती है ठीक है। अब क्विंग्यू जैसे ही प्रिंसेस फीलिंग के ऊपर उस नेकलेस को देखती है तो वो कहती है वो नेकलेस आपको काफी ज्यादा सूट करता है प्रिंसेस फीलिंग, आप सच में काफी ज्यादा सुंदर हैं। हालांकि मैं भी एक लड़की हूँ लेकिन आप इतनी ज्यादा सुंदर हैं कि मेरा मन कर रहा है कि काश आप टियानमिंग की जगह मेरी होती। अब तभी टियानमिंग ये सुनकर कहता है मेरी बीवी जो है उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर होना चाहिए। चलो अब तुम लोग मुझे फॉलो करो, हम कुछ वाइन खरीदने के लिए आगे जा रहे हैं, उसके बाद हमें घर वापस जाना है। अब जैसे ही दुकान में खड़े हुए सभी लोग देखते हैं कि टियानमिंग के साथ एक और लड़की आ चुकी है तो वो लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर वो कौन से डिसिपल है। अब दूसरे कुछ लोग तारीफ करने लगते हैं प्रिंसेस फीलिंग की एंड कहते हैं कि वो क्विंग्यू से कुछ ज्यादा ही सुंदर हैं और आखिर टियानमिंग को उन जैसी लड़की कैसे मिली। अब एक दिन बाद ली मसोलियम में टियानमिंग सभी वाइन्स को लेकर जाता है। वो देखता है कि ली वुडी वहाँ पर आराम से सो रहा है। अब टियानमिंग खुद से कहता है किसने कहा कि वेनम ड्रेक स्पाइक जो है वो ली वुडी को टॉर्चर कर रहा है, वो तो अपनी जिंदगी के दिनों को काफी ज्यादा फुर्सत और आराम के साथ बिता रहा है। अब टियानमिंग ली वुडी के पास जाता है एंड उन्हें जगाते हुए कहता है ओए, तुमने प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है, तुम्हारी बेटी एक सुअर से शादी करने वाली है और तुम्हें देखो, तुम अपने दिल को खुश रखने के लिए मजे से दावत कर रहे हो और शराब पी रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब तभी सोता हुआ ली वुडी जागता है एंड टियानमिंग से कहता है क्या दावत चल रही है? आखिर दावत कहाँ पर चल रही है? तुम तो सच में काफी ज्यादा हेल्पफुल बेटे हो टियानमिंग, तुम्हें पता था कि मैं काफी दिनों से भूखा था, चलो अब जल्दी करो और दावत को शुरू करते हैं। ली वुडी को ये सब बोलता देख टियानमिंग खुद से कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा चौड़ा दिमाग का है। जब बात शादी पर आती है तो मैं क्विंग्यू की शादी को लेकर ली वुडी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता हूँ, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। अब टियानमिंग ली वुडी से कहता है मैं शराब लेकर आ चुका हूँ। अब टियानमिंग अपने रिंग से हाई क्वालिटी वाइन्स को बाहर निकालता है जिन्हें देखकर ली वुडी काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है तुम तो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की वाइन्स लेकर आए हो, शाबाश टियानमिंग। अब ली वुडी हंसने लगता है एंड आगे कहता है अब क्योंकि तुम इतने ज्यादा हेल्पफुल बेटे हो टियानमिंग,
इसीलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें वो जरूर ला के दूंगा। अगर तुम मुझसे सन मांगोगे तो मैं तुम्हें सन यानी कि सूरज भी ला कर दे दूंगा। ये सुनकर टियानमिंग कहता है बस अब चुप हो जाइए, ये वाइन जो है वो हमारे एंसेस्टर्स के लिए है, इसीलिए अगर बाद में बहुत ज्यादा कम वाइन बच चुकी हो तो उसके बाद भी आप एंसेस्टर्स के शुक्रमंद रहेंगे। अब ली वुडी टियानमिंग से कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं भी तुम्हारे एंसेस्टर की तरह ही हूँ, इसलिए मैं इस वाइन को तुम्हारे एंसेस्टर्स के साथ शेयर करूंगा। ये सुनकर टियानमिंग कहता है तुम तो काफी ज्यादा बेशरम हो। अब टियानमिंग जो होता है वो वाइन को फाउंडिंग एंसेस्टर ली शेनशियोन पे चढ़ाता है एंड कल्टीवेट करना शुरू करता है। ली वुडी टियानमिंग से कहता है तुम ऑलरेडी यूनिटी रियलम तक पहुंच चुके हो, तुम्हारी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा तेज है, कुछ दिनों में तुम एक नई रियलम में पहुंच चुके हो, जैसा कि मैंने अपने बेटे से एक्सपेक्ट किया था। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें चीजें अच्छी तरीके से सिखाई हैं, मैं एक स्किलफुल सेक्ट मास्टर हूँ। ली वुडी की बातों की तरफ टियानमिंग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता एंड वो अपने कल्टीवेशन में लगा रहता है। अब टियानमिंग खुद से कहता है यहाँ पर कल्टीवेट करना एक स्मार्ट चॉइस थी, यहाँ पर कल्टीवेट करने से मुझे काफी ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। मेरे फाउंडिंग एंसेस्टर की मदद से मैं जल्द ही अपने लाइफ स्पेन को क्योर कर लूंगा और जब वो दिन आएगा तो काफी ज्यादा चीजें बदल जाएंगी। मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ उस दिन जिस दिन मेरा लाइफ स्पेन क्योर हो जाएगा। उस दिन मेरे जो 10 बेन रिंग्स की पावर होंगी और इफेक्ट्स होंगे वो सच में हेवन डिफाइंग होंगी। अब टियानमिंग ली वुडी से कहता है ओ हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जो इम्पीरियल नाइनफोल गेट्स हैं वहाँ पर क्विंग्यू ने अपने पेंटामून स्काई बेन को अवेकन कर लिया है। उसकी जो बेन रिंग्स थी अब वो 5 मून्स में बदल चुकी हैं। अब इस चीज का ली वुडी कोई जवाब नहीं देता, इसलिए टियानमिंग पीछे मुड़ता है एंड उसे पता चलता है कि ली वुडी जो है वो सो रहा है। ली वुडी को देखकर टियानमिंग कहता है वो हिल नहीं रहा है, क्या वो इस एक्साइटमेंट से बेहोश हो गया या फिर वो दोबारा से सो चुका है। अब ली वुडी जो होता है वो सोते सोते थोड़ा रो रहा होता है, लेकिन टियानमिंग जो होता है वो इस चीज को नहीं देख पाता। अब टियानमिंग जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है। अब रात हो जाती है एंड ली वुडी जो होता है वो टियानमिंग से कहता है मेरे बेटे टियानमिंग, मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, आखिर तुम किस तरीके का वेपन इस्तेमाल करते हो, जल्दी करो और उसे अपने फादर को दिखाओ। अब टियानमिंग जो होता है वो अपने स्वॉर्ड एंड चेन को बाहर निकालता है एंड कहता है मैं स्वॉर्ड एंड चेन को इस्तेमाल करता हूँ, जो चेन है उसे मैं घोड़े की तरह इस्तेमाल करता हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है। अब ली वुडी टियानमिंग से कहता है मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट्स को पहले भी देखा था, तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट मीडियम लेवल की है, लेकिन जहाँ तक बात तुम्हारे चेन आर्ट की आती है तो हमारे जो 18th एंसेस्टर ली वुशेन थे वो घोड़े की आर्ट के मास्टर थे, क्या मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं। अब टियानमिंग एंड ली वुडी जो होता है वो उनके 18th एंसेस्टर के ग्रेव के पास जाने लगते हैं। ली वुडी टियानमिंग से कहता है टियानमिंग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उन बदमाशों की पूजा करने के लिए लेकर चलता हूँ। ओ मेरा मतलब है एंसेस्टर्स की पूजा करने के लिए लेके चलता हूँ। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हम दूसरी पहाड़ी पर जाने वाले हैं। अब ली वुडी टियानमिंग से कहता है हमें बस एक चाइनीज रिवाज को पूरा करना है, तुम्हें बस अपना माथा टेकना है, अब ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछो। अब टियानमिंग जो होता है वो अपने एंसेस्टर्स के पास जाता है एंड उनके ग्रेव के सामने माथा टेकने लगता है। इसी दौरान ली वुडी जो होता है वो टियानमिंग को छेड़ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि अब कपल्स जो यानी कि टियानमिंग एंड एंसेस्टर वो दोनों एक दूसरे के सामने माथा टेको। अब ली वुडी एंड टियानमिंग उनके 3rd एंसेस्टर ली शेनडाओ की ग्रेव के पास जाते हैं। अब ली वुडी टियानमिंग को बताता है कि ये हमारे 3rd एंसेस्टर ली शेनडाओ की ग्रेव है। अब ली वुडी जो होता है वो खाने का नाम लेने लगता है, उसके बाद वो कहता है अरे अरे मेरी गलती है, ये हमारे 3rd एंसेस्टर है ना कि एक डिश, मुझे माफ करना, मैं भूखा हूँ इसीलिए मैंने ये सब कहा। ली वुडी की हरकतें देखकर टियानमिंग खुद से कहता है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। अब वो लोग अपने 18th एंसेस्टर ली वुशेन के पास पहुंचते हैं। अब ली वुडी टियानमिंग से कहता है फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये है हमारे 18th एंसेस्टर ली वुशेन। ली वुशेन को उनके समय पर डेविल कहा जाता था, उनके जमाने में सभी लोग उनसे काफी ज्यादा डरते थे, वो खून खराबे के भगवान थे। और जहाँ तक मुझे पता है जिस वेपन को वो इस्तेमाल करते थे वो एक चेन थी, इसीलिए टियानमिंग मेरे बेटे आगे आओ और अपने एंसेस्टर को वाइन चढ़ाओ, तुम्हारी जवानी जो है वो उनके अकेलापन को दूर करेंगी। अब ये कहकर ली वुडी हंसने लगते हैं। अब टियानमिंग देखता है कि ली वुशेन के ग्रेव से ब्लैक कलर की स्मोक बाहर आ रही है। अब टियानमिंग पूछता है कि ये ब्लैक कलर की स्मोक कैसी है, आखिर ये क्या हो रहा है, क्या वो सच में एक शैतान थे और ये ब्लैक कलर की स्मोक जो है
वो मेरी तरफ स्माइल क्यों कर रही है। और फीनिक्स भी उस ब्लैक कलर की स्मोक को देखकर घबरा जाता है। तभी जेनेसिस जो होता है वो फीनिक्स को सहारा देता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा चिकन ब्रदर। अब टियानमिंग जो होता है वो अपने एंसेस्टर को वाइन चढ़ाता है। अब अचानक से टियानमिंग को उसके सामने एक चेन आर्ट दिखती है। उस चेन आर्ट का नाम लाइफ डेथ विप आर्ट होता है, जिसका फर्स्ट फॉर्म सोल हुक, सेकंड फॉर्म डेथ एंड थर्ड फॉर्म ट्रांसेंडेंस होता है। अब टियानमिंग जो होता है वो उन सभी फॉर्म को प्रैक्टिस करने लगता है और ये सब उसके एंसेस्टर उससे करवा रहे होते हैं। उसकी बॉडी पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड, टियानमिंग जो होता है वो विप आर्ट को प्रैक्टिस करने लगता है। उसकी बॉडी पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अब लीवुडी टियानमिंग से कहते हैं, लगता है कि एंसेस्टर ने उस विप आर्ट को तुम्हें ऑलरेडी सिखा दिया है। अब टियानमिंग लीवुडी से कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन सारे एंसेस्टर्स के साथ और कौन कौन से ट्रेजर्स होंगे। मेरे एंसेस्टर्स ने मेरा ख्याल रखते हुए मुझे रास्ता दिखाया है, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे इस तरीके के ट्रेजर्स भी दिए हैं। इसलिए ये चीज तो पक्की है कि वो भी नहीं चाहते कि इतना ब्रिलियंट क्लैन जो है वो ऐसे ही खत्म हो जाए। अब क्योंकि मैं ली सेन क्लैन का एक वारिस हूँ और मेरे सारे एंसेस्टर्स का खून मेरे रगों में दौड़ता है, इसीलिए मुझे अपने क्लैन को रिवाइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब गोल्ड ग्लिम माउंटेन पर ली शुआनयी के घर पर ली शुआनचेन अपने फादर ली शुआनयी से कहता है, डैड मैं ऑलरेडी उन सारे वेडिंग के गिफ्ट को फेट पाथ पीक पर छोड़ आया हूँ। अब शुआनी शुआनचेन से पूछते हैं, चीजें कैसे चल रही हैं। अब शुआनचेन कहता है, जैसा कि हमें पता था जो डोर्स थे वो टाइटली बंद थे, उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया, इसलिए मैंने सारे गिफ्ट्स को कुनपेंग सेक्रेड हॉल की एंट्रेंस पे रखवा दिया है। अब शुआनी हंसते हुए कहता है, उनका ये सारा स्ट्रगल जो है वो पानी में मिल जाएगा। इस मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के साथ विक्ट्री जो है वो हमारी ही होगी। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करें। अब शुआनचेन कहता है, सच में डैड आपके उस टाइम की समझदारी की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। शुआनी कहता है, तुम्हारा छोटा भाई जो है उसकी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है, उसके अंदर ना ही टैलेंट है और ना ही वो दिखने में अच्छा है, इसीलिए उसके फादर होने के नाते मैंने उसके लिए ये किया है। क्विंग्यू की तरह खूबसूरत लड़की का मिलना उसके लिए एक ट्रेजर से कम नहीं। शुआनचेन अपने फादर से कहते हैं, क्या आपको इस चीज की चिंता नहीं है कि वो क्विंग्यू को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। शुआनी कहता है, मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारे भाई से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जब वो गोल्ड ग्लिम माउंटेन पर आएगी तब सब कुछ उसके लिए खत्म हो जाएगा, और वैसे भी वो एक छोटी सी लड़की है। अब शुआनचेन अपने फादर से कहता है, डैड मेरे पास क्विंग्यू को लेकर कुछ और प्लान्स हैं। ये सुनकर शुआनचेन कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। अब शुआनचेन अपने डैड को बताता है, मेरा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर जो है, जो कि युआन शेंगचेंग है, वो ली क्विंग्यू से पहले भी मिला है और वो उसे पसंद करता है, इसलिए मैंने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अब युआन शेन अपने फादर को अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसके फादर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं एंड कहते हैं, बेवकूफ आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी है, यहाँ तक कि ये सब एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होने जा रहा है। सब चीजें पहले से ही प्रॉपरली डिसाइडेड हैं, लेकिन ये जानने के बावजूद भी तुमने अपने मतलब के लिए अपने भाई को बेवकूफ बनाया। अब शुआनचेन कहता है, डैड क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। शुआनचेन को ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं होती कि उसके डैड इतना ज्यादा भड़क जाएंगे। अब शुआनचेन अपने डैड से पूछता है कि क्या वो ये सोच रहे हैं कि वो ली सेन क्लैन को रिवाइव करेंगे, और अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं तो इस चीज से उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो है वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को रूल करते हैं। जितने भी एल्डर्स हैं उनमें से आधे एल्डर्स जो हैं वो उसके मास्टर यानी कि युआन टाइजी के साइड से हैं। इसीलिए जो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट है वो बहुत जल्दी युआन क्लैन का होने वाला है। और अगर मैं युआन शेंगचेंग और युआन शेंडू के साथ अच्छे संबंध रखता हूँ तो इससे हमारी फैमिली को फायदा होगा। हम ऑलरेडी इस मुकाम पे हैं, हमारे क्लैन की हालत काफी ज्यादा खराब है, हमारी फैमिली भी इस सिचुएशन में फंस चुकी है, इसलिए आपको जिनकैन की खुशी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि हमारी फैमिली किस सिचुएशन में फंस चुकी है। शुआनचेन को ऐसा बोलता देख शुआनी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो उसे डांटने लगते हैं। अब शुआनचेन अपने फादर को कहते हैं, डैड क्या आपने सुना कि ली टियानमिंग ने युआन शेंगचेंग को हरा दिया था बाइसल बैटलफील्ड में। इसका मतलब ये है कि ली टियानमिंग जो है वो जरूर एक पेंटाबेन है, इसीलिए मेरे लिए उसे हराना और कुनपेंग सेक्रेट सील को वापस लेना नामुमकिन है। शुआनचेन की बात सुनकर शुआनी काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। अब शुआनचेन अपने फादर से कहता है, इसीलिए अगर ली टियानमिंग एंड युआन क्लैन के बीच में शिकायतें बनती रहेंगी
तो जल्द ही टियानमिंग मारा जाएगा और कुनपेंग सेक्रेट सील जो है वो मेरी हो जाएगी। और इस आधार पर अगर मैं ली क्विंग्यू को युआन शेंगचेंग को दे भी देता हूँ तो इस चीज से उनके बीच की कड़वाहट ही बढ़ेगी। अब श्वानी अपने बेटे से कहता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम्हारा भाई जो है जिसके साथ पहले ही बहुत ज्यादा गलत हो रखा है उसके लिए सिचुएशंस और ज्यादा खराब हो जाएंगी। अब श्वानचिन कहता है, डैड मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस चीज की भी उम्मीद है कि आपको सब चीजें ठीक से समझ में आ रही हों। मैं ये सब सिर्फ हमारे फैमिली के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। अब श्वानचिन खुद से कहते हैं, अब जहाँ तक बात आती है मेरे छोटे भाई की, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो जल्द ही मारा जाए। मैंने कभी भी उसे अपने छोटे भाई की तरह नहीं माना। अब सभी बातें कर कर श्वानी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है एंड अपने बेटे से जाते हुए कहता है, ठीक है अब कल दुल्हन के यहाँ पर लाने की तैयारी करो। ये सुनकर श्वानचिन कहता है, ठीक है। इन सभी चीजों से अनजान क्विंग्यू जो होती है वो ट्रेनिंग कर रही होती है। प्रिंसेस फीलिंग भी क्विंग्यू के साथ होती है। प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू से कहती है, जब तुम अपनी स्वॉर्ड आर्ट को प्रैक्टिस कर रही होती हो क्विंग्यू, तो तुम काफी ज्यादा कूल लगती हो। अब क्विंग्यू प्रिंसेस फीलिंग से कहती है, प्रिंसेस फीलिंग मैंने अपने पेंटामून स्काई बेन की सारी अहम चीजों को जो कि मेरी मदद करेंगी उन्हें ढूंढ लिया है। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू से पूछती हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो प्रिंसेस फीलिंग को क्विंग्यू बताती है, जिस रात को मून चमकता है उस दिन वो अपने पेंटामून स्काईबेन के मदद से मूनलाइट के साथ फ्यूज कर सकती है। जो मूनलाइट की पावर है वो उसके सराउंडिंग में घुस जाएगी एंड वो उसके बॉडी का एक पार्ट बन जाएगी। इस चीज की मदद से वो अपने बीस्ट की के साथ इन्फ्यूज कर सकती है और बेसिकली ये सब चीज जो है वो उसके बैटल्स के दौरान उसे बूस्ट करने में मदद करेगी। जिस रात को इस तरीके का फुल मून होगा उस दिन वो अपने लेवल के हाफ लेवल और स्ट्रॉन्गर बन जाएगी। अब जब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू के साथ अटैच करती हैं तो कैसे उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसा ही फुल मून के टाइम पे भी होगा। ये सब बातें सुनकर प्रिंसेस फीलिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं एंड वो क्विंग्यू से कहती हैं, ये तो काफी ज्यादा शानदार बात है, जब तक मून रहेगा तब तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन पाओगी। सच में क्विंग्यू तुम तो चांद की रोशनी की देवी बनने वाली हो। ये सुनकर क्विंग्यू कहती है, आखिर ये क्या बकवास है, एक देवी? वैसे बिग ब्रदर अभी भी ली मसोलियम में है। अब क्विंग्यू कहती है, वो कल आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब क्विंग्यू जो होती है वो प्रिंसेस फीलिंग एंड टियानमिंग को उसके साथ रहने के लिए शुक्रिया कहती है। क्विंग्यू को ऐसा कहता देख प्रिंसेस फीलिंग को बुरा लगता है। क्विंग्यू प्रिंसेस फीलिंग को बताती है कि उसने आज से पहले किसी की भी जान नहीं ली है, तो वो इस चीज के बारे में सोच रही है कि क्या कल उसे ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू से कहती है, टियानमिंग के साथ तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाती है तो तुम सिर्फ टियानमिंग के पीछे रह सकती हो, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर क्विंग्यू कहती है, सच में एक बड़े भाई का होना काफी अच्छा है, चलो देखते हैं कि कल क्या होगा। क्विंग्यू आसमान में चांद की तरफ देखने लगती है। अब सुबह हो जाती है एंड टियानमिंग स्टिल कल्टीवेट कर रहा होता है। अब टियानमिंग जो होता है उससे और ज्यादा कल्टीवेट नहीं हो पा रहा होता। वो खुद से कहता है, मुझे बस थोड़ा सा और करना था, मैं यूनिटी की सेकंड स्टेज पर पहुंचने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन किसी तरह से मैं ये नहीं कर पाया हूँ। मैंने सच में यूनिटी पे कल्टीवेट करने को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे अंदर कितना टैलेंट हो या फिर मेरे पास कितने ज्यादा रिसोर्सेस हो, मुझे तब भी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आज जाना होगा। आज ली जिनकैन आने वाला है, आज जरूर फाइट होगी। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, हालांकि मैं एक नए लेवल पे नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ भी इस चीज से प्राप्त नहीं किया है। मुझे इस कल्टीवेशन से काफी ज्यादा फायदा हुआ है। फीनिक्स एंड जेनेसिस दोनों ने मिलकर प्रोफाउंड माना को रिफाइन कर लिया है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब टियानमिंग जो होता है वो लीवुडी के पास जाता है। लीवुडी अभी भी सो रहा होता है। टियानमिंग लीवुडी से पूछता है कि आज श्वानी जो है वो अपने बेटे जिनकैन को लेकर आएगा ताकि वो क्विंग्यू को शादी के लिए लेकर जा सके, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? टियानमिंग देखता है लीवुडी जो है वो सो रहा है, इसीलिए वो उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब मेटल ब्लड लाइन के लोग जो होते हैं वो शादी की सारी तैयारियां करके क्विंग्यू को ले जाने के लिए आते हैं। अब वो लोग कुनपेंग सेक्रेड हॉल में पहुंचते हैं। अब श्वानी कहता है कि हम यहाँ पर आज दुल्हन को लेने के लिए आए हैं, इसीलिए कुनपेंग सेक्रेड हॉल के दरवाजों को खोल दीजिए और क्विंग्यू को शादी की डोली पर बैठा दीजिए। अब पीछे से ली जिनकैन क्विंग्यू का नाम लेता है एंड कहता है कि क्या वो तैयार है।
अब तभी उन सभी लोगों के सामने टियानमिंग आता है एंड कहता है, तुम सभी लोग अंदर जाना चाहते हो, लेकिन अंदर जाने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड क्विंग्यू को अपने साथ ले जाने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर टियानमिंग आ जाता है एंड उन्हें कहता है, अगर तुम्हें कुनफेंग सेक्रेड हॉल के अंदर जाना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। अब तभी वहाँ पर खड़ा हुआ ली जिनकेन कहता है, साले साहब, क्या आप शादी को चलाने का गेम खेल रहे हैं? अब तभी ली शुआनी कहता है, ऐसा लगता है कि हमें इसे पुराने तरीके से करना होगा। जिनकेन, अपने भाइयों को बुलाओ और कुनफेंग सेक्रेड हॉल के दरवाजों को तोड़कर अंदर जाओ, ऐसे ही चीजें आगे बढ़ सकती हैं। ये सुनकर ली जिनकेन कहता है, जैसा आप कहें फादर। अब जिनकेन अपने सभी भाइयों से कहता है कि रेड एनवेलप्स को टाइटली पकड़ लो और धक्के देने के लिए तैयार हो जाओ। अब जैसे ही वो लोग कुनफेंग सेक्रेड हॉल का दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी टियानमिंग उन्हें लात मारकर दूर गिरा देता है। ये देखकर जिनकेन कहता है, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? जैसे ही शुआनी ये देखता है तो वो कहता है, टियानमिंग, मेरे हाथों में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने शादी के बीच में आने की हिम्मत की। टियानमिंग शुआनी से कहता है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है, ना का मतलब ना होता है। अब शुआनी अपने बेटे स्वानचेन से टियानमिंग को वहाँ से हटाने के लिए कहता है। तभी स्वानचेन टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग, अगर आज तुम शादी के बीच में इंटरफेयर करते दौरान मारे जाते हो तो इस चीज से हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कि ली वुडी ने खुद साइन किया था। अब स्वानचेन अपने भाइयों के साथ टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कुनफेंग सेक्रेड हॉल का दरवाजा खुलता है एंड ग्रैनी ली बाहर आकर कहती हैं, ली शुआनी, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। अगर तुम्हें मेरी ग्रैंड डॉटर चाहिए तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। अगर तुम मुझे नहीं मारते हो तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को मारकर तुम्हारी पूरी मेटल ब्लड लाइन को ही खत्म कर दूंगी। ये सुनकर स्वानचेन एंड शुआनी हैरान हो जाते हैं। अब शुआनी कहता है, ग्रैनी ली, आप पहले ही बूढ़ी हो चुकी हैं, इसीलिए आपको इन चीजों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी सेंट रियलम में हूँ, इसीलिए अगर मैं फाइट करते दौरान सीरियस हो गया तो आप मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएंगी। अब तभी ली जिनकेन कहता है, आप चिंता मत कीजिए ग्रैनी ली, मैं क्विंग्यू को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। ग्रैनी ली जिनकेन की बात को इग्नोर करते हैं एंड शुआनी से कहते हैं, क्या हुआ अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाई? आखिर में मैं मारी ही जाऊंगी, वैसे भी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे वैसे भी नहीं जीना। तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मुझे मारने के बाद देखते हैं कि तुम अपने सम्मान को कैसे रख पाते हो। शुआनी कहता है, मैं आपको नहीं मरने दूंगा, लेकिन मैं क्विंग्यू को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब तभी टियानमिंग स्वानचेन से कहता है, ओए स्वानचेन, आज मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कुनफेंग सेक्रेड सील को लेने का और जूनियर सेक्ट मास्टर बनने का। अब तभी टियानमिंग की बात सुनकर शुआनी स्वानचेन से कहते हैं, टियानमिंग को अभी के लिए इग्नोर करो और क्विंग्यू को यहाँ पर लेकर आओ। अब तभी स्वानचेन टियानमिंग से कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है टियानमिंग? अब टियानमिंग कहता है, ये सिंपल है, मैं तुम्हें मुझसे लड़ने का एक मौका दूंगा, लेकिन ये पिछली बार की तरह छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं अपनी जान दे दूंगा, जिसके बाद तुम मेरी बॉडी के अंदर से कुनफेंग सेक्रेड सील को ले सकते हो। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। ये सिंपल है, क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत कर सकते हो स्वानचेन? अब स्वानचेन कहता है, मैं कैसे मान लूं कि तुम ऐसा ही करोगे? टियानमिंग स्वानचेन से कहता है, ये सिंपल है, मैं जीने और मरने की कसम खाता हूँ। अब टियानमिंग एक पेपर को निकालता है एंड कहता है, मैं ये कसम खाकर तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब मेरी इच्छा के अनुसार है। मेरे जीने का और मरने का फैसला मेरे हाथों में है। अगर मैं मर जाता हूँ तो जो कुनफेंग सेक्रेड सील होगी वो तुम्हारी हो जाएगी। अगर मैं मारा जाता हूँ तो इसमें किसी की भी गलती नहीं होगी, इसमें सिर्फ मेरी गलती होगी। मेरे मरने की जिम्मेदारी मुझ पर है, ना कि तुम पर, इसलिए तुम्हें इस चीज की कोई भी सजा नहीं मिलेगी। टियानमिंग की बात सुनकर स्वानचेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है, बहुत बढ़िया टियानमिंग, क्या सभी ने इस चीज को ठीक से सुन लिया है? अब स्वानचेन जो होता है वो अपने फादर शुआनी की तरफ देखता है एंड कहता है, क्या आप इस चीज को मंजूर करते हैं फादर? अब शुआनी जो होता है वो सोचने लगता है कि अगर वो क्विंग्यू को आज अपने साथ लेकर भी जाता है तो बाद में उन्हें क्विंग्यू को युआन शेंगचेन को ही देना होगा, ताकि उन्हें बाद में चलकर कुनफेंग सेक्रेड सील मिल जाए। अब शुआनी सोचता है कि ये मौका जो है वो काफी अच्छा है, वो इस चीज पर एक दाव चल सकता है। शुआनी नहीं चाहता था कि बाद में चलकर उसके बेटे पर चीटिंग का इल्जाम लगे, इसीलिए वो स्वानचेन को इस चीज के लिए हाँ कह देता है। ये सुनकर ली जिनकेन जो होता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है एंड वो अपने फादर से कहता है कि अगर भाई हार गया तो हम क्या करेंगे। तभी स्वानचेन जो होता है वो अपने भाई को मारता है एंड कहता है, तुम चुप ही रहो,
अब दूसरी ओर टियानमिंग जो होता है वो ग्रैनी ली से कहता है, मुझे माफ करना ग्रैनी ली, मैंने कुनपेंग सेक्रेट सील को इस तरीके से इस्तेमाल किया। अगर मैं हार जाता हूँ तो मेरी वजह से ली सेंट क्लैन को शर्मिंदा होना होगा, इसीलिए मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि मुझे इस फाइट का कोई दुख ना हो। टियानमिंग की बात सुनकर ग्रैनी ली रोने लगते हैं एंड कहते हैं, तुम मेरे सबसे ज्यादा कीमती ग्रैंडसन हो टियानमिंग, तुम्हें गलती हो रही है। मुझे कुनपेंग सेक्रेट सील के बारे में चिंता नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ये तो आसान है, बस आप यहाँ पर बैठ जाइए और इंतजार कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं इन जैसे बदमाशों को यहाँ से लात मार के भगाऊंगा। टियानमिंग की बात सुनकर क्विंग्यू को रोना आता है एंड वो अपने भाई से कहती है, अगर किसी ने भी आपको मारने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगी बिग ब्रदर, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं 100 गुना ज्यादा एफर्ट के साथ प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं खुद की गौरव और अपने चाहने वालों को बचा सकूं। मेरे चाहने वालों में से आप भी एक हैं। क्विंग्यू को ऐसा कहता देख टियानमिंग कहता है, आखिर तुम इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो रही हो, रिलैक्स करो, एक काम करो, अब अपनी भाभी को मुझे वापस लौटा दो। अब टियानमिंग जो होता है वो प्रिंसेस फीलिंग को क्विंग्यू की बॉडी से वापस ले लेता है। अब श्वान चेन सभी लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहता है। अब तभी श्वान चेन कहता है, टियानमिंग तुम ही ये चाहते थे। अब श्वानचेन हंसने लगता है एंड अपने वेपन को बाहर निकालता है। श्वानचेन का वेपन एक 6 ग्रेड बीस्टल आर्मामेंट होता है। ये देखकर टियानमिंग कहता है, ये तो एक 6 ग्रेड बीस्टल आर्मामेंट है, श्वानचेन मुझे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अब श्वानचेन अपने 16 विंग्ड गोल्ड कुनपेंग को बाहर बुलाता है। तभी वहाँ पर फिनिक्स आता है एंड श्वानचेन के बीस्ट को देखकर कहता है, ये तो 6 लेवल ऑफ यूनिटी पे है। फिनिक्स को ऐसा कहता देख टियानमिंग फिनिक्स से कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब तभी जेनेसिस भी आता है। फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, नहीं, इस तरीके से चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, चलो म्याओ म्याओ और फाइट करते हैं। अब वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिनिक्स एंड जेनेसिस जो होते हैं वो श्वानचेन के बीच से लड़ने के लिए जाते हैं एंड टियानमिंग जो होता है वो डायरेक्टली श्वानचेन के पास फाइट करने के लिए जा रहा होता है। श्वानचेन जो होता है वो अपने इमॉर्टल वज्रा स्पेयर टेक्निक को इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ श्वानचेन का बीस्ट जो होता है वो फिनिक्स को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से फिनिक्स थोड़ा दूर हो जाता है। फिनिक्स को रियलाइज होता है कि उसके बीस्ट का जो पंच था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। इस चीज को देखकर जेनेसिस को थोड़ा गुस्सा आता है, वो अपने बड़े फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन उस चीज का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि श्वानचेन का बीस्ट जेनेसिस के दांतों को इजीली तोड़ देता है, वो भी एक ही मूव में। ये देखकर टियानमिंग थोड़ा हैरान हो जाता है। टियानमिंग जो होता है वो बैटल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब टियानमिंग खुद से कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, श्वानचेन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यही मुझे चाहिए था। काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उसका रियलम जो है वो उसके रियलम से ज्यादा हाई है। टियानमिंग खुद से कहता है, टाइम फील्ड की सप्रेशन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी श्वानचेन की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा तेज है। अब तभी श्वानचेन का लाइव बॉर्न बीस्ट जेनेसिस पर हमला करता है, जेनेसिस को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ये देखकर फिनिक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर श्वानचेन मुस्कुराता है एंड अपने लाइव बॉर्न बीस्ट से कहता है, उसे खत्म कर दो। ये देखकर फिनिक्स को और ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपने स्वॉर्ड ऑफ डेलिशमेंट को श्वानचेन पर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से श्वानचेन का आर्मर थोड़ा सा टूट जाता है। श्वानचेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? अब श्वानचेन का लाइव बॉर्न बीस्ट जो होता है वो जेनेसिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टियानमिंग द पावर ऑफ सोल हुक को इस्तेमाल करता है एंड श्वानचेन के बीस्ट को पकड़ लेता है। टियानमिंग को ये चीज एक्सपेक्ट नहीं होती। टियानमिंग हंसते हुए कहता है, वाह, मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, मुझे इस चीज की चिंता थी कि ये टेक्निक काम नहीं करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा कोऑपरेटिव हो। ये देखकर श्वानचेन हैरान हो जाता है एंड वो टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ फिनिक्स जो होता है वो श्वानचेन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब फिनिक्स ये कहकर श्वानचेन पर हमला करता है अपने फेदर्स की मदद से, जिससे श्वानचेन जो होता है वो फिनिक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है एंड फिनिक्स की तरफ दौड़ने लगता है। ये देखकर श्वानी जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो खुद से कहता है, भले ही श्वानचेन का रियलम जो है वो टियानमिंग के रियलम से काफी ज्यादा हाई है, लेकिन तब भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो टियानमिंग के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। स्टार्टिंग से ही उसने श्वानचेन को अपने जाल में फंसा के रखा हुआ है। अब टियानमिंग अपने दोनों लाइव बॉर्न बीस्ट को श्वानचेन के लाइव बॉर्न बीस्ट पर हमला करने के लिए कहता है एंड वो खुद श्वानचेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, एकदम हेड ऑन फाइट पर। हेड ऑन फाइट करते दौरान टियानमिंग को रियलाइज होता है कि वो श्वानचेन का मुकाबला नहीं कर सकता है हेड ऑन फाइट में। टियानमिंग के मुंह से खून आता है एंड वो खुद से कहता है,
अभी भी मेरे लिए उसके साथ हेड ऑन फाइट करना मुश्किल है। रियलम का डिफरेंस काफी ज्यादा है। अब टियानमिंग श्वानचेन से कहता है, श्वानचेन मैं इस चीज को मानता हूँ कि तुम जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन आज मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम में से कोई भी क्विंग्यू को अपने साथ नहीं लेके जा सकता। जब तक मैं नहीं मर जाता तब तक तुम मेरे फैमिली को टच नहीं कर सकते। अगर तुमने उन्हें टच करने की हिम्मत की तो तुम्हें अनगिनत मुसीबतें जो है वो घेर लेंगी। टियानमिंग की बात सुनकर क्विंग्यू थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर श्वानचेन जो होता है वो टियानमिंग की तरफ हमला करते हुए कहता है, रॉ पावर और कल्टीवेशन जो है वो मौत और जिंदगी का फैसला करती है। अब क्योंकि तुम कमजोर हो तो तुम्हारी किस्मत में मरना ही लिखा है। अब टियानमिंग जो होता है वो श्वानचेन को आता देख एयर वॉल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से श्वानचेन का हमला जो होता है वो रुकता तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अब इस चीज से टियानमिंग को एक मौका मिल जाता है। टियानमिंग जो होता है वो श्वानचेन के हमले को डॉज करता है एंड उस पर हमला करने लगता है। श्वानचेन जो होता है उसको अभी भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता एंड वो हंस रहा होता है टियानमिंग पर। अब श्वानचेन का बीस्टल वेपन जो होता है वो टियानमिंग के चेस्ट पर जाकर लगता है। लेकिन ये क्या? टियानमिंग कहता है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना सच में मुश्किल का काम है। तुम हार चुके हो। तुमने खुद को एक परफेक्ट पोजीशन में डाल लिया है। अब तभी पीछे से एक बड़ी सी चार्ज इलेक्ट्रिक बॉल जो होती है वो श्वानचेन की तरफ आ रही होती है। वो बड़ी सी इलेक्ट्रिक चार्ज बॉल जेनेसिस का ही हमला होता है। वो हमला श्वानचेन को जाकर लगता है। श्वानचेन को काफी ज्यादा झटका लगता है एंड वो नीचे गिर जाता है। अब तभी टियानमिंग जो होता है वो अपने स्वॉर्ड को श्वानचेन के पास लेकर आता है एंड उसे कहता है, श्वानचेन मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं यूनिटी स्टेज को और अच्छी तरीके से समझ पाया हूँ। इस स्टेज की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस स्टेज में तुम्हें अपने बीस्ट के साथ मिलकर फाइट करनी होती है। उनकी जान की जिम्मेदारी तुम्हारी और तुम्हारी जान की जिम्मेदारी तुम्हारे बीस्ट की। यही इस स्टेज का एसेंस है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सेकंड लेवल ऑफ यूनिटी में पहुंच चुका हूँ। श्वानचेन को हारा देख जिनकैन जो होता है वो रोने लगता है। उसके फादर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ क्विंग्यू एंड ग्रैनी ली जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब टियानमिंग जो होता है वो श्वानी से कहता है, सेकंड लीडर मेरी बहन की मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को सावधानी से मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसे यूजलेस बना दूं। अब से ये मामला जो है वो कभी भी ऊपर नहीं उठाया जाएगा। अब श्वानी जो होता है वो अपनी बातों से मुकर जाता है। वो कहता है, श्वानचेन जो था उसने तुम्हारे साथ ये शर्त लगाई थी, ना कि मैंने। ली टियानमिंग ये मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर एल्डर्स के सिग्नेचर हैं और अगर हम इस एग्रीमेंट को यूजलेस बना देते हैं तो ऐसा करना हमारे एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करना होगा। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ओह अगर ऐसी बात है। अब टियानमिंग खुद से कहता है, ओह तो तुम ऐसा दिखाना चाहते हो कि तुम इस शर्त पर राजी नहीं हुए थे। वैसे क्या तुम इस सिचुएशन को नहीं देख सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं। अब टियानमिंग जो होता है वो अपने चेन से श्वानचेन को काफी ज्यादा दर्द पहुंचा रहा होता है। श्वानचेन को काफी ज्यादा दर्द पहुंचता है। अब टियानमिंग जो होता है वो एक क्रीपी हंसी के साथ कहता है, समय खत्म होता जा रहा है। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं उसके स्पिरिट सोर्स को खत्म कर दूंगा और अगर मैंने ऐसा किया तो पछतावा जो होगा वो बिल्कुल ही पॉइंटलेस होगा। श्वानचेन ये देखकर घबरा जाता है एंड वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को ग्रैनी ली को दे देता है। टियानमिंग ग्रैनी ली से पूछता है कि क्या वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रियल है, तो ग्रैनी ली कंफर्म करते हैं कि हाँ वो रियल है। अब ग्रैनी ली जो होते हैं वो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते हैं जिसकी वजह से वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यूजलेस हो जाता है। अब ग्रैनी ली कहते हैं कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब यूज नहीं हो सकता है और इस मामले को भी अब ऊपर नहीं उठाया जाएगा। क्विंग्यू को इस चीज से काफी ज्यादा खुशी होती है। उसके आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। अब श्वानी जो होता है वो टियानमिंग से अपने बेटे को छोड़ने की मांग करता है। टियानमिंग कहता है, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलकर तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से रोकने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा और इंतजार करो। अब टियानमिंग ग्रैनी ली से कहता है, ग्रैनी ली क्या आप एल्डर यीक्विंग को यहाँ पर बुला सकते हैं ताकि आप इस चीज को कंफर्म कर दें कि इन लोगों ने ही हमें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया और इन्होंने ही उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को यूजलेस बना दिया। अब ये सुनकर ग्रैनी ली कहते हैं, टियानमिंग तुम सच में काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें कब सावधान रहना चाहिए। अब तभी वहाँ पर एल्डर ही अपने बच्चों के साथ आ जाते हैं एंड कहते हैं, हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब उन सभी को देखकर टियानमिंग जो होता है वो एक्सएल्टेड मास्टर ये एल्डर ये एंड माउंटेन चीफ ये को ग्रीट करता है। टियानमिंग उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब टियानमिंग कहता है, अब क्योंकि ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हम लोग काफी ज्यादा सेफ हैं। अब मेटल ब्लड लाइन के लोग जो होते हैं वो एल्डर ये को ग्रेट करते हैं। एल्डर ये टियानमिंग को श्वानचेन को छोड़ने के लिए कहते हैं।
टियानमिंग जो होता है वो एल्डर जी की बात मानता है एंड श्वानचेन को छोड़ देता है। श्वानचेन रोते हुए अपने फादर के पास जाता है। अब एल्डर जी श्वानी से कहते हैं, श्वानी तुमने मुझे सच में काफी ज्यादा निराश किया है। तुमने उसे दबाने की और मारने की कोशिश की है, वो भी अपने मंसूबों के लिए। तुम चाहते थे कि तुम्हारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो, इसलिए तुमने टियानमिंग को मारने की और दबाने की कोशिश की है। ली टियानमिंग एंड ली क्विंगयू जो हैं वो एज़ोर इमॉर्टल माउंटेन के डिसिपल्स हैं, इसलिए आज के बाद से अगर तुमने उन्हें छूने की कोशिश की। ली श्वानी से कहते हैं, अगर तुमने टियानमिंग एंड ली क्विंगयू को परेशान किया और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की तो इसके रिजल्ट्स तुम्हें झेलने होंगे। और हाँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ली श्वानी को एल्डर यीक्विंग के सामने झुकना पड़ता है एंड वो उनकी बात मानकर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है एंड अपने लोगों को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है। टियानमिंग एल्डर यीक्विंग के सामने आता है एंड उन्हें शुक्रिया कहता है। एल्डर यीक्विंग टियानमिंग से कहते हैं, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, तुमने अपने आप को प्रूव किया है और उनकी रिस्पेक्ट जीती है। सच कहूँ तो तुमने मेरी भी रिस्पेक्ट को जीता है। अब तभी ग्रैनी ली बीच में आते हैं एंड एल्डर यीक्विंग को कहते हैं, एल्डर मैंने सुना है कि शाओकिंग को काउंसिल से एल्डर बनने का एक अपॉइंटमेंट मिला है। शाओकिंग ने इस अपॉइंटमेंट को भी एक्सेप्ट कर लिया है और वो आज 33 एल्डर्स में से एक बनने वाले हैं। अब एल्डर यीक्विंग कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम वहाँ पर बहुत जल्दी जाने वाले हैं। अब ग्रैनी ली ये शाओकिंग को कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं। अब शाओकिंग के साथ ही काउंसिल ऑफ एल्डर्स में से 2 एल्डर्स ये क्लैन के होने वाले हैं। अब शाओकिंग ग्रैनी ली से कहते हैं, ग्रैनी ली एक चीज है, मैं भी आपको एक चीज पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रैनी ली कहती हैं, मुझे? अब शाओकिंग ग्रैनी ली से कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, अब क्योंकि मैं एक एल्डर बनने वाला हूँ तो जो काउंसिल है वो मुझे एज़ोर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन देने वाली है। मेरे खुद के कोई डिसिपल्स नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शुरुआत से ही 2 डायरेक्ट डिसिपल्स को ले लेना चाहिए और वो दोनों डिसिपल्स होंगे ली टियानमिंग एंड क्विंगयू। ये सुनकर टियानमिंग एंड क्विंगयू बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। अब जैसे ही इस चीज को श्वानी सुनता है तो वो पीछे मुड़कर खुद से कहता है, पूरे ली सेन क्लैन में सिर्फ मेरा बेटा ली श्वानचेन ही एक डायरेक्ट डिसिपल है, लेकिन अब टियानमिंग एंड क्विंगयू भी डायरेक्ट डिसिपल्स हैं। सभी लोग जानते हैं कि एक एल्डर के लिए उसके डायरेक्ट डिसिपल्स जो होते हैं वो उसके वारिसों की तरह होते हैं, इसलिए कौन ही उनके डायरेक्ट डिसिपल्स को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब श्वानी जो होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है एंड आखिर में वो कहता है, जो ये फैमिली है उन्हें देखकर अब ऐसा लगता है कि वो ली सेन क्लैन की एपेक्स ब्रांच को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं। अब जैसे ही ये शाओकिंग की बात को ग्रैनी ली सुनती हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं एंड वो कहती हैं, क्या मैं सपना देख रही हूँ कि सच में आप मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को अपने डिसिपल्स के रूप में लेना चाहते हैं। अब टियानमिंग एंड क्विंगयू ये शाओकिंग को ग्रेट करते हैं। अब ये शाओकिंग उन दोनों को कहते हैं, अभी मुझे ग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, आज रात को तुम अपने सामान को पैक करो और कल एज़ोर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन में आ जाना ताकि हम फॉर्मल सेरेमनी को कर सकें। इस चीज पर टियानमिंग एंड क्विंगयू हाँ कहते हैं। अब ग्रैनी ली शाओकिंग से कहते हैं, हमारे पवित्र एंसेस्टर्स की ओर से मैं आपका शुक्रिया कहती हूँ एक्सल्टेड मास्टर ये शाओकिंग। अब शाओकिंग कहते हैं, हमारी किस्मत में मास्टर और डिसिपल बनना ही लिखा हुआ है, इसीलिए आपकी शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे जो फ्यूचर अचीवमेंट्स होंगे वो तुम्हारी तकदीर पर डिपेंड होंगे। अब एल्डर यीक्विंग कहते हैं, हमने तुम्हारे मैचेस को देखा, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते रहा करो। अब ठीक है, कल एज़ोर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन पे आ जाना सेरेमनी के लिए, अब हमें चलना चाहिए। अब तभी वहाँ पर ली वुडी आता है एंड कहता है, इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या है। अब ली वुडी ये यूशी को छेड़ने लगता है। तभी शाओकिंग ली वुडी से कहता है, ब्रदर ली आज हमें कुछ काम करना है, अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम लोग साथ में मिलकर ड्रिंक करेंगे, अभी के लिए हमें यहाँ से जाना है। अब क्विंगयू जो होती है वो अपनी खुशखबरी को अपने फादर को बताने के लिए उनके पास आती है, लेकिन ली वुडी जो होता है वो काफी ज्यादा शर्मीला होता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को वहाँ से इग्नोर कर चला जाता है। ये चीज देखकर क्विंगयू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तभी टियानमिंग कहता है कि लगता है फादर काफी ज्यादा शर्मीले हैं। अब गोल्ड ग्लिप माउंटेन पर ली श्वानी जो होता है वो अपने बेटे ली श्वानचेन से बात कर रहा होता है। ली श्वानी कहता है कि आज हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, ये फैमिली जो वो इतनी ज्यादा बोल्ड क्यों है, क्या वो युवान फैमिली के अगेंस्ट जाने का सोच रहे हैं। युवान टाइजी ने ही ये शाओकिंग की एल्डर की पोजीशन को सबसे पहले गारंटी किया। अब शाओकिंग जो है वो एल्डर बन चुका है, तो क्या वो युवान टाइजी को धोखा देगा। अब ली श्वानचेन अपने फादर से कहता है
लोग कहते हैं कि ये फैमिली के पावर के पीछे की वजह ली सिन क्लैन की मदद है। शायद जो उनकी हड्डियों में चापलूसी है वो काम कर रही है। बहुत समय पहले ये शाओकिंग एंड ली वुडी अच्छे दोस्त थे। ये यूशी ने थोड़े समय के लिए ली वुडी को अपनाया। जब ली वुडी ने मूहे से शादी करने का डिसाइड किया तो उस समय पर दोनों फैमिलीज एक दूसरे से नफरत करने लगी। अब ली शुआनिंग कहता है ऐसा लगता है कि ये फैमिली जो है वो पास्ट के एल्यूजन में गुम हो चुकी है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी भी सेकंड ग्रेटेस्ट फैमिली है। उन्हें ये नहीं पता कि उनके लिए अभी अच्छा क्या है। अब श्वानचेन अपने फादर से कहता है आप बस इंतजार कीजिए और देखिए, उनके इस डिसीजन की वजह से उन्हें भुगतना होगा। अब क्योंकि ली टियानमिंग जो है वो एक डायरेक्ट डिसिपल बन चुका है तो जरूर युवान फैमिली भी उसे नोटिस कर लेंगी और यही उसका अंत होगा। अब नेक्स्ट डे को ली क्विंग्यू एंड ली टियानमिंग जो होते हैं वो एज़्योर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन में चले जाते हैं। टियानमिंग एंड क्विंग्यू के अलावा वहाँ पर काफी ज्यादा और लोग होते हैं जो कि सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए होते हैं। अब शाओकिंग सभी से कहते हैं हालांकि मैं एज़्योर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन में नया हूँ, लेकिन भविष्य में जो कुछ भी यहाँ पर होगा मैं उसका जिम्मेदार रहूंगा। इस अवसर के सम्मान में मैं 2 डायरेक्ट डिसिपल्स को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। पूरे सेक्ट को पता होना चाहिए कि ली टियानमिंग मेरा सीनियर डिसिपल है और ली क्विंग्यू मेरी सेकंड डिसिपल है। अब ये सुनकर ली क्विंग्यू एंड ली टियानमिंग जो होते हैं वो शाओकिंग को ग्रीट करते हैं। अब शाओकिंग वहाँ पर आए हुए सभी लोगों को खड़े होने के लिए कहते हैं। अब वहाँ पर आए हुए एक हॉल प्रीफेक्ट जिनका नाम युवान हुंटियान होता है, उन्हें शाओकिंग कहते हैं कि ली टियानमिंग एंड क्विंग्यू को डायरेक्ट डिसिपल के स्पेशल टोकन को दे दो। अब युवान हुंटियान जो होते हैं वो जैसे ही स्पेशल टोकन्स को ली टियानमिंग एंड क्विंग्यू को देने ही जा रहे होते हैं, तभी उनका डिसिपल जिसका नाम जूयू होता है जो कि 15 साल का होता है, वो गुस्से में एल्डर से कहता है एल्डर शाओकिंग मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इन दोनों को डायरेक्ट डिसिपल्स के रूप में लो। इनमें से एक अभी सिर्फ यूनिटी में है और जो दूसरा डिसिपल है वो लेजी और एवरेज है। वो डायरेक्ट डिसिपल्स बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। मैं उन्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। अब जैसे ही युवान हुंटियान इस चीज को सुनते हैं तो वो अपने डिसिपल को शांत रहने के लिए कहते हैं एंड एल्डर शाओकिंग से माफी मांगते हैं अपने डिसिपल के ओर से। अब एल्डर शाओकिंग कहते हैं युवान हुंटियान इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, ये पोजीशन जो है एल्डर की वो असल में आपको ही बिलोंग करती है एंड ये चीज भी समझी जा सकती है कि आपका डिसिपल जो है उसे इस चीज को लेकर अपने दिल में शिकायतें हैं। अगर अभी आप एल्डर होते तो आपका डिसिपल भी आपका अभी तक डायरेक्ट डिसिपल बन चुका होता। अब युवान हुंटियान कहते हैं आपने मुझे 3 मूव्स के साथ हरा दिया और मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। मैं एज़्योर ड्रैगन स्वॉर्ड पीक पर काफी समय से रह रहा हूँ और मैं इसे अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह समझता हूँ और इसीलिए मैं दिल से आपकी मदद करूंगा। अब ये सुनकर टियानमिंग खुद से कहता है युवान हुंटियान तो सच में काफी ज्यादा काइंड है। अब एल्डर शाओकिंग कहते हैं गुयू मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम जीते तो क्या तुम मुझे अपने मास्टर हॉल प्रीफेक्ट युवान हुंटियान की जगह मास्टर मानोगे? अब ये सुनकर गुयू कहता है नहीं, एक टीचर जो होता है वो हमेशा एक फादर होता है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मास्टर एक एल्डर नहीं है, वो मेरे मास्टर थे और मेरे मरते दम तक रहेंगे। ये सुनकर एल्डर शाओकिंग कहते हैं गुयू मैं इस चीज का सम्मान करता हूँ कि तुम एक अच्छे डिसिपल हो, तुम अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकते हो और इसी चीज से मुझे हॉल प्रीफेक्ट युवान से जलन भी होती है। चलो चैलेंज को भूल जाओ, वो मीनिंगलेस है, तुम उनके अपोनेंट नहीं हो। 5 दिनों में ली टियानमिंग एंड ली क्विंग्यू जो है वो एज़्योर ड्रैगन स्वॉर्ड पीक को प्राइम स्ट्रगल में जो कि प्राइम टावर में होने वाला है उसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। प्राइम स्ट्रगल के बारे में सुनकर टियानमिंग कहता है प्राइम स्ट्रगल। अब हॉल प्रीफेक्ट युवान हुंटियान कहते हैं एल्डर इनकी अभी की जो स्ट्रेंथ है अगर हम इसके साथ उन्हें प्राइम स्ट्रगल में भेजेंगे तो उन्हें वहाँ पर भेजना उनकी मौत की तरफ भेजने जैसा होगा। जो प्राइम स्ट्रगल है वो एज़्योर ड्रैगन स्वॉर्ड पीक की इज्जत का सवाल है, वो बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। अब एल्डर शाओकिंग कहते हैं जो पार्टिसिपेंट्स प्राइम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेंगे वो डायरेक्ट डिसिपल्स ही होने चाहिए। और वैसे क्या आपको नहीं लगता कि पार्टिसिपेट ना करना ज्यादा बेइज्जती वाला काम होगा? हालांकि ये चीज सच है कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी कमजोर है, इसीलिए क्या आप अपने डिसिपल गुयू को प्राइम टावर में भेजेंगे? अब इस चीज को सुनकर गुयू जो होता है वो मना कर देता है। तभी हॉल प्रीफेक्ट युवान हुंटियान कहते हैं अब क्योंकि आपने ही इस चीज को डिसाइड किया है तो ऐसा ही होगा, और वैसे भी जो एज़्योर ड्रैगन स्वॉर्ड पीक है उन्हें बेइज्जती की आदत है। एल्डर शाओकिंग इस चीज को सुनकर हंसने लगते हैं एंड मीटिंग को खत्म कर
क्विंक्यू एंड टियानमिंग को वहीं पर रहने के लिए कहते हैं। अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अब क्विंक्यू एंड टियानमिंग जो होते हैं वो एल्डर शाओकिंग की तरफ देखते हैं। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, टियानमिंग एंड क्विंक्यू, अब क्योंकि तुम मेरे डिसिपल्स बन चुके हो तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट्स चाहिए। अब ये सुनकर क्विंक्यू कहती है, मास्टर आपने हमें अपना डिसिपल बनाया, यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तभी टियानमिंग कहता है, गिफ्ट? अब एल्डर शाओकिंग जो होते हैं वो उन दोनों को सेंट बीस्ट वॉरसोल देते हुए कहते हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे कंजूस कहेंगे। चलो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें सेंट बीस्ट वॉरसोल देता हूँ। अब टियानमिंग एंड क्विंक्यू जो होते हैं वो सेंट बीस्ट वॉरसोल को ले लेते हैं। अब टियानमिंग कहता है कि आपका हमसे इतनी जल्दी मिलकर हमें इतने बड़े गिफ्ट देना सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। अब ये सुनकर एल्डर शाओकिंग कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट्स नहीं दूंगा। ये सुनकर टियानमिंग घबरा जाता है एंड कहता है कि ये सही नहीं रहेगा। एक आदमी जो होता है वो अपने शब्दों के लिए ही जाना जाता है, उसके शब्द सोने के बराबर होते हैं, इसीलिए आप हमसे वो दिए हुए गिफ्ट वापस नहीं ले सकते हैं। अब मजाक से हटके एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, जो ये सेंट बीस्ट वॉरसोल है इसका 1000 सालों तक कोई मास्टर नहीं रहा है, ये एक नए मास्टर का इंतजार कर रहा है। इसे पूरी तरीके से रिफाइन करने में तुम्हें 5 दिन लगेंगे। ये तुम्हें बूस्ट करेगा और सपोर्ट देगा प्राइम स्ट्रगल में। अब टियानमिंग अपने मास्टर से कहते हैं, मास्टर मैंने प्राइम टावर के बारे में पहले नहीं सुना। अब एल्डर शाओकिंग कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। अब इसी के साथ हम टावर के बारे में बताते हैं। टियानमिंग को प्राइम टावर के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसीलिए वो एल्डर शाओकिंग से पूछते हैं कि आखिर ये प्राइम टावर क्या है। अब एल्डर शाओकिंग टियानमिंग को बताते हैं, प्राइम टावर हमारे सेक्ट के सभी पवित्र टावर में से एक टावर है और साथ में ही वो एक डिवाइन ट्रेजर भी है। प्राइम टावर के अंदर सिर्फ सेक्ट एल्डर्स और प्राइम डिसिपल्स ही कल्टीवेट कर सकते हैं और वो बाकी सभी के लिए सील्ड है। 3 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन एक स्पेशल इवेंट होता है और उस स्पेशल इवेंट के दिन वो खुलता है। उस दिन सभी सेक्ट एल्डर के पास 2 स्लॉट्स होते हैं जिसमें वो अपने दोनों डायरेक्ट डिसिपल्स को प्राइम टावर के अंदर भेज सकते हैं। अगर उनके डायरेक्ट डिसिपल्स टावर के 3 फ्लोर्स को पार कर टॉप फ्लोर पे पहुंच गए तो वो प्राइम डिसिपल्स बन सकते हैं। टियानमिंग, क्या तुम्हें पता है कि प्राइम डिसिपल्स क्या होते हैं? टियानमिंग कहता है, मुझे पता है कि प्राइम डिसिपल्स क्या होते हैं। वो डिसिपल्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा ऊंचे लेवल के डिसिपल्स होते हैं। सिर्फ सेक्ट एल्डर्स ही उन्हें स्टेटस के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि हॉल प्रीफेक्ट्स एंड चीफ्स जो होते हैं वो प्राइम डिसिपल्स के इक्वल लेवल के होते हैं। अब टियानमिंग खुद से कहता है, और प्राइम डिसिपल्स हेवंस एलिसियम के एलिसियन चिल्ड्रन के भी इक्वल होते हैं। अब एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ एल्डर्स के पास ही प्राइम डिसिपल्स को कंट्रोल करने की अथॉरिटी होती है और फिर भी उन्हें काउंसिल से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा प्राइम डिसिपल्स जो होते हैं वो सेक्ट के ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उनके पास प्राइम टावर में जाने का अधिकार है। अब ये सुनकर टियानमिंग खुद से कहता है कि इस मामले में तो ली मसोलियम जो है वो बढ़िया है, क्योंकि वहाँ के कल्टीवेशन रिसोर्सेज का कोई मुकाबला नहीं। अब टियानमिंग एल्डर शाओकिंग से कहता है, क्या जो प्राइम टावर में प्राइम स्ट्रगल होने वाला है वो हार्ड होता है? जर्नली 60 लोगों में से कितने लोग इस कार्य में सफल होते हैं? टियानमिंग की बात सुनकर एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, तुम मजाक कर रहे हो क्या? अगर प्राइम टावर में से एक भी डिसिपल सक्सेसफुल होकर वापस आ जाए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली प्राइम टावर में 0 सफलताएं होती हैं। प्राइम टावर को 3 फ्लोर्स में बांटा गया है। पहले के 2 फ्लोर्स जो हैं वो ठीक हैं क्योंकि वो एल्डर्स के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। हालांकि जो तीसरा फ्लोर है वो पूरे टावर की सबसे ज्यादा शुद्ध जगह है। यहाँ तक कि एल्डर्स को भी इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि 3rd फ्लोर में डिसिपल्स के साथ क्या होगा। वो एक चमत्कारी जगह है जिसे कि ली सेंट क्लैन के एंसेस्टर्स ने डिजाइन किया था। हालांकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन खतरों के साथ वहाँ पर ट्रेजर भी है। ये टेस्ट स्ट्रेंथ का नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि अगर मैं 3rd फ्लोर के अंदर जाता हूँ तो मैं वापस अनइंजर्ड होकर आऊँ। ये सुनकर टियानमिंग घबरा जाता है एंड कहता है, क्या अगर आप ही ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब मेरे पास तो कोई मौका ही नहीं है। जो चीजें आपने कही हैं उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि प्राइम डिसिपल बनना हेवन को क्लाइम करने से भी ज्यादा मुश्किल है। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, तुम्हें 3रे फ्लोर में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें प्राइम डिसिपल बनने की जरूरत है। इस बार का जो प्राइम स्ट्रगल है वो इस चीज को देखने के लिए नहीं रखा गया है कि कौन प्राइम डिसिपल बन सकता है, बल्कि लोग जो हैं वो 1st एंड 2nd फ्लोर के ट्रेजर्स के लिए उसके अंदर जाते हैं।
ये सुनकर टियानमिंग कहता है ट्रेजर्स, आखिर किस तरीके के ट्रेजर्स? एल्डर शाओकिंग बताते हैं जो फर्स्ट फ्लोर का ट्रेजर है वो एक हाई टियर टेरेस्ट्रियल माना है जो कि तुम्हारे लाइफ बॉन्ड को थर्ड ऑर्डर सेंट बीस्ट बनने में मदद कर सकता है। टेरेस्ट्रियल माना के बारे में सुनकर टियानमिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड खुद से कहता है एक बीस्ट मास्टर के साथ अगर थर्ड ऑर्डर सेंट बीस्ट हो तो वो पीक ऑफ अर्थ सेंट रियलम को भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ये तो सच में काफी बड़ी डील है। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग को सेकंड फ्लोर के प्राइस के बारे में बताते हैं। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग को बताते हैं कि जो सेकंड फ्लोर का प्राइस होगा वो पहले के 10 एल्डर्स द्वारा डिसाइड किया जाएगा, इसलिए उनको तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो इस चीज के बारे में श्योर है कि वो फर्स्ट प्राइस के 3 गुना ज्यादा वैल्यूएबल होगा। टियानमिंग ये सुनकर और ज्यादा शॉक हो जाता है एंड खुद से कहता है हालांकि एक प्राइम डिसिपल बनना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि मैं थर्ड फ्लोर पे नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जो फर्स्ट 2 फ्लोर के ट्रेजर्स हैं वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब किंगू एल्डर शाओकिंग से कहती है क्या हम 5 दिनों में डायरेक्टली प्राइम टावर में चले जाएंगे? जहाँ तक मुझे याद है 3 साल पहले प्राइम टावर में जाने से पहले ग्रैंड ओरिएंट बैटलफील्ड में फाइट हुई थी। अब एल्डर शाओकिंग कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, रूल्स के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में 66 डायरेक्ट डिसिपल्स जो थे उन्हें पहले ग्रैंड ओरिएंट बैटलफील्ड में भेजा गया था 2 राउंड्स के लिए, और वो 2 राउंड ऑफ एलिमिनेशन फाइट्स थी। अगर तुम उन राउंड्स में हारते तो तुम डायरेक्टली प्राइम स्ट्रगल से एलिमिनेट हो जाते। सिर्फ 17 डिसिपल्स ही अलाउड हैं टावर में जाने के लिए। टावर में जाकर एक और फाइटिंग राउंड होगा और यही है पूरा प्राइम स्ट्रगल। पहले 2 एलिमिनेशन राउंड्स के बाद डिसिपल्स को आधे महीने का रेस्ट मिलेगा ताकि वो रिकवर कर पाए अपने आप को। जो पहले दोनों एलिमिनेशन राउंड्स होंगे वो ऑफिशियल प्राइम स्ट्रगल के होने के 1 महीने पहले ही होंगे। ये सुनकर टियानमिंग खुद से कहता है इसका मतलब ये है कि जो रियल प्राइम स्ट्रगल है वो 55 दिनों के बाद होगा। हमारी अभी के स्ट्रेंथ को अगर कैलकुलेट करें तो वो काफी नहीं रहेगी। इसका मतलब हमारे पास कोई भी मौका नहीं है। अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पाया तो मैं प्राइम डिसिपल बन पाऊंगा और हेवंस एलिसियम की एलिसियन लेडी लॉन्ग से मिल पाऊंगा। और फेंगटियान माउंटेन पर युवान शेंडू जो होता है वो कल्टीवेट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई युवान शेंगचेंग आता है एंड वो अपने बड़े भाई युवान शेंडू को बताता है कि उसके जो लाइफ बॉन्ड बीस्ट है वो सेकंड ऑर्डर सेंट बीस्ट में बदल चुका है और ब्लड लाइन कल्टिवेशन के दौरान वो अपने 6th लेवल ऑफ यूनिटी को भी ब्रेक थ्रू कर पाया। युवान शेंगचेंग की बात सुनकर युवान शेंडू कहता है तुम इतने में बुरे नहीं हो, फाइनली तुम आगे बढ़ रहे हो, अब तुम उस लेवल पे पहुंच चुके हो जिस लेवल पे मैं 13 साल का था। अब युवान शेंगचेंग कहते हैं भाई मुझे अपने आप से कंपेयर मत करो, आप मुझसे काफी ज्यादा अलग लेवल पर हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इम्प्रूवमेंट जो है वो जरूर इस चीज को प्रूव करेगी कि ये कितनी ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए। अब मैं इतनी ज्यादा शानदार प्रोग्रेस कर चुका हूँ, इसीलिए वो जो ली टियानमिंग है वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। वैसे क्या डैड को ली टियानमिंग के बारे में पता है? युवान शेंडू अपने भाई से कहता है हाँ फादर को उसके बारे में पता है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अपने भाई की ये बात सुनकर शेंगचेंग को बुरा लगता है एंड वो अपने भाई से कहता है लेकिन क्यों? टियानमिंग तो अभी ये शाओकिंग का डायरेक्ट डिसिपल बना है, इसलिए उसे एलिमिनेट करना जरूरी है। शेंडो अपने छोटे भाई को बताता है कि ये 10 साल पहले से अलग है। उनके डैड जो है वो अब एक डिफरेंट लेवल पे हैं और उनके पास इसके अलावा भी बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट काम है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि टियानमिंग कितना ज्यादा टैलेंटेड है, हमारे डैड उसे आसानी से मार सकते हैं, इसीलिए उन्हें उसके बारे में चिंता नहीं। पूरे सेक्ट में कोई भी इतना ज्यादा काबिल नहीं है कि वो मेरा ओपोनेंट बन सके, और वैसे भी मुझे प्राइम टावर के लिए तैयार होना है। ऐसा लगता है कि ली टियानमिंग जो है वो तुम्हारे लिए एक आम ओपोनेंट है, इसीलिए तुम्हें अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखकर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराना चाहिए। यही चीज तुम्हारे स्पिरिट को शेप देगी एंड कल्टीवेशन में मदद करेगी। अब शेंडो शेंगचेंग के पास आता है, उसके कंधों पर हाथ रखता है एंड कहता है इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम शानदार तरीके से बड़े हो। अपने भाई की बातें सुनकर शेंगचेंग रोने लगता है। वो अपने भाई की तारीफ करता है एंड कहता है कि वो फैमिली के बारे में बहुत सोचता है और इसीलिए वो उसको भी टियानमिंग के साथ फाइट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि इस चीज से उसकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। अब शेंगचेंग रोने लगता है, तभी शेंडू उसे कहता है शेंगचेंग मेरे पास प्राइम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने वाली सभी डिसिपल्स की लिस्ट है। डैड चाहते हैं कि तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करो जिससे तुम्हारी ट्रेनिंग हो सके, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जब 16 साल के होगे तब तुम एक प्राइम डिसिपल होगे। मेरे पास पहले ही पूरी लिस्ट है, कल ग्रैंड ओरिएंट बैटलफील्ड में बैटल्स होंगी। डैड ने पहले से ही तुम्हारे ओपोनेंट को ली टियानमिंग सेट किया है। ये सुनकर शेंगचेंग काफी ज्यादा खुश होता है एंड कहता है अब मैं अपना बदला ले पाऊंगा, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है।
अब शेंगचिंग काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है एंड वो कहता है, ली टियानमिंग, तुमने मेरे दांतों को तोड़ा और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं तुम्हारे शरीर में 1000 छेद करूंगा और तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम्हारी डेड बॉडी भी ना बचे। मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, इसलिए तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब शेंगचिंग पागलों की तरह हंसने लगता है एंड अपने भाई से कहता है, क्या मैं कल ली टियानमिंग को मार पाऊंगा? अब शेंडू कहता है, अगर तुम इसके बारे में तेज हुए तो तुम कर सकते हो। कल डैड भी वहाँ पर होंगे और इसीलिए कोई भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएगा। अब शेंगचिंग अपने भाई से कहता है, भाई मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि डैड तुम्हारे साथ इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हैं? जब बात प्रैक्टिस पर आती है तो आपको एक भी मिस्टेक करना अलाउड नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों है? अब शेंडू कहता है, तुम आने वाले समय में ये पता कर लोगे। जब से मैं 3 साल का था तब से लेकर अब तक मैंने हर दिन नॉन स्टॉप कल्टीवेट किया है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जब वो दिन आएगा तब मैं युवान क्लैन को एक ऐसे रास्ते पे ले जाऊंगा जो रास्ता हेवंस के अगेंस्ट होगा, ताकि हम एक जरूरी चीज को हासिल कर सकें। और वो सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है मेरी पूरी जिंदगी का। मैं उसके लिए जब 3 साल का था तब से इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर शेंगचिंग कहता है, भाई क्या वो चीज ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड है? शेंडू अपने भाई से कहता है, तुमने सही कहा शेंगचिंग, चाहे उस स्वॉर्ड के लिए मुझे अपने खून की हर एक बूंद को जलाना क्यों ना पड़ जाए, मैं उस स्वॉर्ड को ऑब्टेन करके रहूंगा युवान क्लैन के लिए, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। अब नेक्स्ट डे ग्रैंड ओरिएंट बैटलफील्ड में एल्डर सेक्ट के फर्स्ट एल्डर हुआंगफू फेंगयुन इमॉर्टल माउंटेन के सभी लोगों के साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर फोर्थ एल्डर, जिनका नाम शेंगगुआन जिंगशू होता है, जो कि सेंट रियलम पर होती हैं, वो वहाँ पर आती हैं एंड फेंगयुन से कहती हैं, फेंगयुन मुझे उम्मीद है कि मेरे यहाँ आने से आपको कोई तकलीफ नहीं है। फेंगयुन जिंगशू से कहते हैं, ओह तो ये तुम हो जिंगशू, आओ मेरे साथ बैठो और इस तमाशे को देखो। चलो देखते हैं कि इस जनरेशन के यंगस्टर्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। जिंगशू कहती है, हाँ मेरा भी यही इरादा है। अब फेंगयुन जिंगशू से कहते हैं, जिंगशू मैं काफी समय से लीवुडी के गैर कानूनी बेटे के बारे में सुन रहा हूँ। मैंने सुना कि उसका गैर कानूनी बेटा एक पेंटाबेन है। जिंगशू कहती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि यी शाओकिंग ने उसे डायरेक्ट डिसिपल के तौर पर ले लिया। मैंने सुना है कि वो यूनिटी के 2 लेवल को आधे महीने में ही ब्रेक थ्रू कर पाया। यहाँ तक कि वो उन अपोनेंट से भी लड़ाई कर सकता है जो कि उससे 4 लेवल्स ऊपर हों। ऐसा लगता है कि वो लड़का सच में एक पेंटाबेन है। जो ली सेंट क्लैन के एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने फाइनली डिसाइड कर दिया है ली सेंट क्लैन को आशीर्वाद देने का। अब फेंगयुन कहता है, जैसा कि तुमने कहा, यी शाओकिंग का डिसिपल्स को एक्सेप्ट करना ऑब्वियसली ये युवान फैमिली के अगेंस्ट जाना हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ये फैमिली और ली सेंट क्लैन फेंगयुन के पास आती है एंड उनके साथ बातें करने लग जाती हैं। और फेंगयुन जिंगशू को बताते हैं कि युवान क्लैन अभी जो कुछ भी चल रहा है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो किसी भी हालत में ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते हैं और अगर वो इस काम में सफल हो जाते हैं तो काउंसिल ऑफ एल्डर्स अपनी पावर को खो देगी एंड अनस्टेबल बन जाएगी। फेंगयुन की बात सुनकर जिंगशू कहती है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे इस चीज पर काफी ज्यादा हंसी आती है। मैं भी इस चीज की उम्मीद कर रही हूँ कि हेवंस एलिसियम ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को रोकेगी। जैसे ही युवान ताइजी के हाथों में स्वॉर्ड लगेगी तभी से काउंसिल ऑफ एल्डर्स सेक्ट में बाकी चीजों से पहले ही खत्म हो जाएगी। मुझे तो ये तक भी नहीं पता कि हम दोनों बचे भी रहेंगे कि नहीं। जिंगशू की बात सुनकर फेंगयुन शांत रहते हैं। अब तभी एक लड़की ग्रैंड ओरिएंट बैटलफील्ड के बीच में आती है। वो लड़की होस्ट होती है। अब वो लड़की सभी लोगों से कहती है, प्राइम स्ट्रगल जो है अब वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है। पहली बैटल जो होने वाली है वो होने वाली है ताइजी माउंटेन के युवान शेंगचेंग और एजोर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन्स के ली टियानमिंग के बीच। अब ये बात सुनकर ये शाओकिंग टियानमिंग को कहते हैं, टियानमिंग अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। मैंने सुना कि युवान शेंगचेंग अब 7th लेवल ऑफ यूनिटी पे पहुंच चुका है। उसका लाइव वन बीस्ट जो है वो अब 2nd ऑर्डर सेंट बीस्ट में इवॉल्व हो चुका है। टियानमिंग कहता है, मास्टर आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए। एक बार अगर कोई डिसिपल मुझसे हार जाता है तो तब वो मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकता। अब दूसरी ओर युवान ताइजी शेंगचेंग से कहते हैं, शेंगचेंग आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ तुम्हारे ओपोनेंट को मारने का। ये सुनकर शेंगचेंग अपने फादर से कहता है, फादर मैं उसे जरूर खत्म करूंगा। अब शेंगचेंग खुद से कहता है, ली टियानमिंग ये शाओकिंग का डायरेक्ट डिसिपल है, लेकिन उसके बावजूद भी डैड चाहते हैं कि मैं उसे मारूं। ऐसा लगता है कि फादर की अथॉरिटी जो है वो जो लोग समझते हैं उससे ज्यादा हायर है। अब अरीना में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी लोग बात करने लगते हैं कि उन लोगों ने अफवाह सुनी है कि
टियानमिंग जैसे ही फर्स्ट लेवल ऑफ यूनिटी में पहुंचा था उसी समय उसने शेंगचेंग को इजीली हरा दिया था एंड उसने शेंगचेंग के 4 दांत भी तोड़ दिए थे। अब कुछ दूसरे लोग बात करने लगते हैं कि लेकिन इस बार युआन शेंगचेंग जो है वो दोबारा से ली टियानमिंग से लड़ रहा है, लेकिन इस बार युआन शेंगचेंग काफी ज्यादा ताकतवर है। उन लोगों के लिए पहले बैटल में लड़ना जरूर ये युआन फैमिली ने ही अरेंज करके दिया होगा। युआन फैमिली जरूर कॉन्फिडेंट होंगे कि युआन शेंगचेंग टियानमिंग को हरा देगा। अब टियानमिंग बैटल फील्ड में आता है एंड कहता है कि वो फाइट करने के लिए रेडी है। दूसरी ओर से शेंगचेंग भी आता है एंड वो भी कहता है कि वो भी फाइट करने के लिए एकदम रेडी है। अब शेंगचेंग टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझसे एक डेथ मैच लड़ो। वो बैटल तब तक एंड नहीं होगी जब तक हम दोनों में से कोई खत्म नहीं हो जाता। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ये सब सिर्फ तुम्हारे सपनों में हो सकता है। अगर तुमने मुझे मारा तो कोई व्यक्ति रिजल्ट्स का ख्याल रख लेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें मारता हूँ तो मुझे इस चीज पर शक है कि मैं ज्यादा समय तक जी पाऊंगा। टियानमिंग को ऐसा कहता देख शेंगचेंग टियानमिंग को डरपोक बताता है एंड उसके एपेक्स ब्रांच की भी बेइज्जती करने लगता है। शेंगचेंग की बात सुनकर टियानमिंग उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो आओ मुझसे फाइट करो, मैं तुम्हें थोड़ा स्वाद चखाता हूँ। अब शेंगचेंग अपने बीस्टल वेपन को बाहर निकालकर अपने 8 आर्म टाटोई एंशिएंट चाइनीज माइथोलॉजिकल क्रीचर होते हैं। युआन क्लैन के पास टाटोई बीस्ट हैं, इसीलिए शेंगचेंग अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट टाटोई को बाहर बुलाता है, जिसे देखकर अरीना में बैठे हुए लोग बात करने लगते हैं कि शेंगचेंग अब एक ग्रेड 7 बीस्टल वेपन की पावर को मास्टर कर चुका है। शेंगचेंग का वेपन एक हेवनली बोन होता है जो कि ब्लड को बाहर निकालने में सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। सभी लोग शेंगचेंग की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं एंड वो ये भी बताते हैं कि ये सब उसके बीस्ट के एवोल्यूशन के बाद हुआ है। दूसरी तरफ टियानमिंग जो होता है वो अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट फीनिक्स एंड जेनेसिस को बाहर बुलाता है एंड खुद से कहता है, शेंगचेंग पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब फीनिक्स एंड जेनेसिस शेंगचेंग के बीस्ट के साथ लड़ने के लिए जाते हैं एंड टियानमिंग डायरेक्टली शेंगचेंग पर हमला कर देता है। टियानमिंग शेंगचेंग के हमलों को इजीली ब्लॉक कर रहा होता है। दोनों के बीच में कांटों की टक्कर होती है। अब शेंगचेंग को धीरे धीरे कर रियलाइज होता है कि अब वो टियानमिंग के हमलों को होल्ड नहीं कर पा रहा है। शेंगचेंग खुद से पूछता है, क्या टियानमिंग पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है? अब टियानमिंग शेंगचेंग से कहता है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट मत हो बच्चे, अभी मेरा असली अटैक तो आने वाला है। अब टियानमिंग डिमाइस ऑफ अर्थ, डिमाइस ऑफ मैन, डिमाइस ऑफ हेवन को शेंगचेंग पर इस्तेमाल करता है। टियानमिंग के इन तीनों हमलों का शेंगचेंग पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड वो भी अपनी जजमेंट दे देते हैं कि ये बैटल एक कम्प्लीटली वन साइडेड बैटल है। और तो और युआन शेंगचेंग टियानमिंग की पावर को झेल भी नहीं पा रहा है। अब दूसरी ओर फीनिक्स जो कि शेंगचेंग के बीस्ट के साथ लड़ाई कर रहा होता है, वो शेंगचेंग के बीस्ट से कहता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पूरी बॉडी पर मछलियों की तरह स्केल्स हैं, तुम्हारी नीचे की जगह जरूर प्रोटेक्टेड नहीं होगी। अब फीनिक्स एंड जेनेसिस मिलकर शेंगचेंग के बीस्ट के नीचे वाले हिस्से पर हमला करते हैं। पूरा स्टेडियम ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो लोग भी शेंगचेंग के बीस्ट का दर्द समझ पा रहे होते हैं। दूसरी ओर शेंगचेंग इस चीज से अनजान हार के डर से अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट को अपने पास बुलाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है। अब जिस दौरान शेंगचेंग डिस्ट्रैक्टेड होता है अपने बीस्ट को देखने में, उसी दौरान टियानमिंग उसे एक जोरदार पंच मारता है एंड शेंगचेंग जो होता है वो नीचे जमीन पर जाके गिरता है एंड खुद से कहता है, ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन क्यों? अब शेंगचेंग टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग जो दर्द तुम मुझे अभी दे रहे हो, मैं उससे भी ज्यादा दर्द तुम्हें एक न एक दिन जरूर दिलाऊंगा। टियानमिंग कहता है, ओ और तुम ऐसा करोगे? इसे बचा के रखो बच्चे और यहाँ से जाओ और घर जाकर दूध पियो। अब वो होस्ट लड़की बीच में आती है एंड उनकी फाइट को रोकते हुए टियानमिंग को विनर अनाउंस कर देती है एंड टियानमिंग को नेक्स्ट राउंड में भी भेज देती है। सभी लोग टियानमिंग की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। पूरा स्टेडियम उसे चीयर कर रहा होता है। अब लोग कहते हैं कि शायद जो अफवाहें उन्होंने सुनी थी वो सच थी और अब तो शेंगचेंग सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। अब दूसरी ओर युआन हुनटियान एंड उनका डिसिपल गुयू जैसे ही ये देखते हैं तो गुयू अपने मास्टर से कहता है, मास्टर क्या सच में जूनियर सेक्ट मास्टर एक पेंटाबेन है? अब युआन हुनटियान कहता है, क्या तुम अब एल्डर के डिसीजन से सहमत हो गुयू? अब गुयू कहता है, आज के बाद से मैं कभी शक नहीं करूंगा कि टियानमिंग कमजोर है, वो सच में एक पेंटाबेन है। अब युआन हुनटियान खुद से कहते हैं,
पिछले कुछ दिनों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं इस चीज से सहमत हूँ कि जो डिसीजन एल्डर शाओकिंग ने लिया है वो बिल्कुल सही है। सच कहूँ तो उनके पास वो काबिलियत है जिससे वो एज़ोर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ तक कि जो जूनियर सेक्ट मास्टर ली टियानमिंग है वो भी हमारे डिसिपल्स को उनके पीक लेवल तक पहुँचा सकते हैं। अब टाइजी माउंटेन के एरिया में युआन शेंगचेंग अपने भाई युआन शेंडू के साथ आता है। युआन शेंगचेंग के फादर युआन टाइजी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं युआन शेंगचेंग की परफॉर्मेंस से एंड वो शेंगचेंग को उसके घुटनों पर बैठने के लिए कहते हैं। अब तभी शेंडू अपने फादर से कहता है, फादर शेंगचेंग ने कभी इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं किया है। उसके बड़े भाई होने के नाते मैं उसके साथ हूँ। ये ली वुडी का बेटा सच में इंटरेस्टिंग है, मैंने उसे कम समझा। अब युआन टाइजी कहता है, तुम इसमें मत घुसो, जैंगशिंग को सब चीजों को हैंडल करने दो, तुम्हें बस अपने ग्रैंड मिशन पर फोकस करना है शेंडू। अपने फादर के सामने शेंडू को झुकना पड़ता है। अब टाइजी कहता है, तुमने सही कहा, वो लड़का इंटरेस्टिंग तो है लेकिन वो ली वुडी का बेटा नहीं है। इस चीज को सुनकर शेंडू हैरान हो जाता है एंड अपने फादर से कहता है, लेकिन क्यों? टाइजी बताता है, क्योंकि ली वुडी को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। अगर उस लड़के टियानमिंग के पास 10 बेन रिंग्स भी हो तब भी वो मेरे सामने एक मक्खी के बराबर है। मुझे बस अब ये शाओकिंग को सबक सिखाना है। वो हमारे खिलाफ गया है और इसका सबक उसे जरूर मिलेगा। ली वुडी के बेटे युआन टाइजी अपने बेटे को बताता है, अगर मैंने ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को हासिल कर लिया तो शाओकिंग क्या, मैं तो पूरे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को अपने दबदबे में रख सकता हूँ। शेंडू, क्या तुम्हें पता है कि ये अब कितना ज्यादा जरूरी है? अब शेंडू अपने फादर से कहता है, मैं समझता हूँ फादर, जब तक हमारे पास स्वॉर्ड रहेगी तो अगर 10,000 पेंटाबीन्स भी हमारे सामने हो तब भी वो हमें नहीं हरा सकते। अब टाइजी कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम इस चीज को समझते हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब शेंडू अपने फादर की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। अब टाइजी अपने बेटे शेंगचेंग के पास आते हैं एंड कहते हैं, शेंगचेंग, आने वाले 3 सालों में मैं युआन जैंगशिंग को सब कुछ दे दूंगा जो कि मैंने तुम्हारे लिए रखा था। अब से 3 सालों बाद मैं चाहता हूँ कि तुम प्राइम डिसिपल बनो और जो कुछ तुम्हारे भाई ने किया है बिल्कुल वो ही करो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस शर्मनाक हरकत के लिए एंसेस्टर्स के सामने मारूंगा। हमारे क्लैन में फेलियर्स की कोई जगह नहीं है। ये सुनकर शेंगचेंग कहता है, जैसा आप कहें फादर। अब युआन टाइजी वहाँ से चला जाता है। शेंगचेंग खुद से कहता है, ली टियानमिंग, मुझे तुम्हारी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। मैं तुम्हें अब इससे पहले शेंगचेंग कुछ और कहे उसके दांतों का दर्द बहुत जोरों से शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए ली क्विंगयू और सू यिरैन बैटलफील्ड में उतरते हैं। अब क्योंकि क्विंगयू को एल्डर शाओकिंग ने कहा होता है कि उसे सू यिरैन के साथ फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सू यिरैन 7th लेवल ऑफ यूनिटी में है और ली क्विंगयू उसे नहीं हरा सकती है, इसीलिए उसे मैच से पहले ही सरेंडर कर देना है क्योंकि फाइट जो है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्विंगयू के अभी के टैलेंट के साथ वो उसे आधे साल में ही पीछे छोड़ सकती है, इसीलिए उसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। इसी चीज को क्विंगयू फॉलो करती है एंड वो सू यिरैन के सामने सरेंडर कर देती है। क्विंगयू को सरेंडर करता देख यिरैन कहती है, ये काफी ज्यादा बुरा हुआ कि मैं शेंगचेंग का बदला नहीं ले पाई। अब यिरैन खुद से कहती है, लेकिन उसने हार मान ली, इसीलिए मैं नेक्स्ट राउंड में जा पाऊंगी। ये चीज मुझे थोड़ा खुश करती है। अब सभी मैचेस खत्म हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ की होस्ट अनाउंस करती है कि जो नेक्स्ट राउंड होगा वो अब आधे महीने में शुरू होगा, इसलिए जितने भी लोग वहाँ पर आए हैं वो सम्मान के साथ वहाँ से जा सकते हैं। अब एज़ोर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन पर टियानमिंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, आखिर आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? अब शाओकिंग कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मुझे तुम्हें नेक्स्ट राउंड में जाने देना चाहिए था या नहीं। ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड कहता है, आखिर आपका क्या मतलब है? अब एल्डर शाओकिंग कहते हैं, मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का डर है कि प्राइम टावर के अंदर घुसना तुम्हारे लिए खतरनाक है। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, क्या आपको इस चीज का डर है कि युआन टाइजी मुझे मार देगा? अब एल्डर शाओकिंग कहते हैं, नहीं, वो तुम्हें नहीं मारेगा, उसके पास ये करने का समय नहीं, लेकिन जो डिसिपल प्राइम स्ट्रगल में होंगे वो जरूर कर सकते हैं। एक बार अगर तुम प्राइम टावर के 3rd फ्लोर में घुस जाते हो तो तुम्हें बचाना मेरे लिए मुश्किल होगा। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, अगर ये दूसरे डिसिपल्स के लिए होता तो आपकी चिंता जायज है, लेकिन ये मेरे लिए है, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब एक जीनियस के सामने मौत आती है तभी उसकी असली पावर दूसरों के सामने आती है। अगर मैं दूसरे डिसिपल्स के साथ मुकाबला नहीं कर पाया और भागना डिसाइड किया
तो इस चीज का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि दूसरे फ्यूचर में मुझे जरूर मारना चाहेंगे। टियानमिंग की बात सुनकर शाओकिंग कहते हैं, तुम हिम्मत वाले हो। तुम्हारे फादर जो थे वो पास्ट में डेयरिंग थे, लेकिन वो काफी ज्यादा बेसब्र थे। उनके पास तुम्हारी जैसी सोच नहीं थी। वो मेहनत से डरते थे। जब तुम हार को झेलोगे तब तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी और तुम्हें इसे एक वार्निंग की तरह लेना चाहिए। अब तभी उन लोगों की बातों को इंटरप्ट करते हुए वहाँ पर एक आदमी आता है। वो आदमी और कोई नहीं युवान टाइजी होता है। युवान टाइजी को देखकर एल्डर शाओकिंग कहते हैं, युवान टाइजी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब टाइजी कहता है, ये लड़का ली वुडी का बेटा नहीं है, आखिर ये कहाँ से आया है? अब एल्डर शाओकिंग कहते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अब टाइजी कहता है, आखिर झूठ बोलने का मकसद क्या है? तुम दूसरे लोगों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। शाओकिंग टाइजी से कहते हैं, तुम्हें जो कहना है तुम वो कहो। वो मेरा डिसिपल है और उसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। शाओकिंग की बात सुनकर टाइजी कहता है, डिसिपल? शाओकिंग आखिर तुम क्या सोच रहे हो? अब क्योंकि तुम एक सेक्ट एल्डर हो तो तुम्हारा घमंड बढ़ चुका है। हाँ ये शाओकिंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ। एक बार अगर मैं कुछ करने का सोच लेता हूँ तो उस चीज को करने में मैं लास्ट तक लगा रहता हूँ। मैं छोटी सी छोटी गलतियों को भी नहीं अलाउ करूंगा। इसीलिए अगले 2 महीनों में मुझे ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को लेना ही है। इसलिए तुम्हें कोई गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या पता मैं क्या कर दूं। टाइजी की बात सुनकर शाओकिंग कहते हैं, ओह मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या तुम सच में इतने ज्यादा महान व्यक्ति हो? शाओकिंग की बात सुनकर टाइजी को गुस्सा आता है एंड वो कहता है, तुम्हें सबक सिखाए काफी टाइम हो गया, शायद तुम भूल चुके हो कि मुझे छेड़ने का क्या अंजाम होगा। अगर ऐसी ही बात है तो चलो अब आइसल बैटलफील्ड में चलते हैं। टाइजी की बात सुनकर शाओकिंग कहता है, उन 4 सालों बाद मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने इतने बड़े मकसदों के लायक हो भी या नहीं। अब टाइजी अबाइसल बैटलफील्ड में जाते हुए कहता है, तुम गलत हो। वो ऐरे गहरे एम्बिशंस नहीं, ग्रैंड एम्बिशंस हैं। अब टियानमिंग एल्डर शाओकिंग की तरफ देखता है। तभी एल्डर शाओकिंग उन्हें कहते हैं, तुम तब तक प्रैक्टिस करो, कड़ी मेहनत करो, आलस मत करना। मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर नहीं होऊंगा। अब शाओकिंग भी टाइजी के साथ अबाइसल बैटलफील्ड में चला जाता है। टियानमिंग खुद से कहता है, अगर मास्टर ने अभी टाइजी के साथ लड़ाई की तो वो जरूर हारेंगे। वो ये सब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। टियानमिंग को शाओकिंग की काफी ज्यादा चिंता होती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्विंग्यू एंड प्रिंसेस फीलिंग आते हैं। अब क्विंग्यू टियानमिंग से पूछती है, क्या यहाँ पर युवान टाइजी था बिग ब्रदर? अब टियानमिंग कहता है, वो अभी यहीं पर था, मास्टर उसके साथ अबाइसल बैटलफील्ड में गए हैं, मुझे मास्टर की चिंता हो रही है। अब क्विंग्यू कहती है, ब्रदर मास्टर जो है वो अभी एक नए एल्डर हैं, इसीलिए युवान टाइजी उनके साथ बेमतलब के पंगे नहीं लेगा, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तभी प्रिंसेस विलिंग कहती है, टियानमिंग तुम्हारा मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सुनने के बावजूद भी टियानमिंग को काफी ज्यादा चिंता होती है एंड वो कहता है, हाँ ये मुझे पता है कि ये कुछ भी नहीं, लेकिन टाइजी ने उन्हें धमकाया था। अब टियानमिंग खुद से कहता है, मुझे डर है टाइजी नीच हरकत जरूर करेगा। अब कुछ समय बाद एल्डर शाओकिंग वहाँ पर आते हैं। अब शाओकिंग क्विंग्यू एंड टियानमिंग को वहाँ पर देखते हैं एंड कहते हैं, ओह तो तुम लोग मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। अब टियानमिंग कहता है, मास्टर आखिर फाइट का क्या रिजल्ट निकला? एल्डर शाओकिंग कहते हैं, वो लड़ने में अच्छा है लेकिन मैं भी इतना खराब नहीं। अब टियानमिंग नोटिस करता है कि उसके मास्टर शाओकिंग के हाथों से खून आ रहा है। अब शाओकिंग टियानमिंग को अपनी उंगलियां दिखाते हैं। शाओकिंग की एक उंगली कट चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी शाओकिंग कहते हैं, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी एक स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी 4 उंगलियों के साथ। शायद से मैं पहले से बेहतर अब इस्तेमाल कर पाऊंगा स्वॉर्ड को, चिंता मत करो। टाइजी को भी इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ है, मैंने अभी भी अजोर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन की इज्जत को बरकरार रखा है। एल्डर शाओकिंग के हाथों पर खून आता देख एंड उनकी टेल फिंगर को कटा देख टियानमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है, उनकी जो टेल फिंगर है वो कटी हुई है, ये उंगली जरूर बैटल के दौरान नहीं कटी हो सकती, ये जरूर मास्टर को उनके हार के बाद पनिशमेंट के तौर पे दी गई होगी। मेरे मास्टर की बेइज्जती हुई है। टाइजी तुमने ये करने की हिम्मत की, मैं ली टियानमिंग कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें इस चीज के बदले 1000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। अब एल्डर शाओकिंग जो होते हैं वो टियानमिंग को कहते हैं कि तुम लोग अब प्रैक्टिस करने के लिए जाओ, मुझे अपनी हेल्थ को रिकवर करना है, दूसरों को कह देना कि यहाँ पर ना आए। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, जैसा आप कहें मास्टर, अब मौसम खराब होता है। एल्डर शाओकिंग अपने हेल्थ को रिकवर करते हैं
उनके मुंह से खून आता है। वो खांसते खांसते युआन ताइची का नाम लेते हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। माता नहीं।